Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional. ये वीडियो Geography Optional सीरीज का एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है क्योंकि आज से हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, वो है इंडियन ज्योग्राफी। आपको पता है कि इससे पहले मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी ऑप्शनल के फंडामेंटल्स और कंसेप्चुअल बेस को कवर किया, जिसमें मैंने आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और भी डिफरेंट चीज़ें कराई, जो मेरे अलग अलग मॉड्यूल्स मेरे विमोचन एडू के चैनल पर प्रेजेंट है। तो अब जो जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन था, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो बची हुई थी, जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि भाई ऑफिशियली हम बात करेंगे आज से इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट की। इसकी इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट की क्लाइमेटोलॉजी के अंदर मैंने इंडियन क्लाइमेट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। ओशनोग्राफी के अंदर मैंने इंडियन ओशंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो मेन चीजें बची हुई थी वो मैं अब मॉड्यूल 2A में कवर करूंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया समझाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को फिजिकल एवोल्यूशन, ठीक है, साथ में स्ट्रक्चर्स और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में समझाऊंगा। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया सिर्फ माउंटेन्स, प्लेन्स और रिवर्स का डिस्क्रिप्शन नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग में रखना, ये इंडियन ज्योग्राफी का स्ट्रक्चरल बैकबोन है, जिसके ऊपर ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, नेचुरल हजार्ड्स और ह्यूमन एक्टिविटीज सब डिपेंड करती हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर हजार्ड्स कराओगे क्या? भाई वो सब चीजें मैं कराऊंगा आप लोगों को, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो वो हैजार्ड्स वाली चीज उसके अंदर आ जाएंगी। क्लाइमेट के अंदर मैं आप लोगों को करा चुका हूं, तो मेरा बचा क्या है? ओनली फिजिकल इंडिया ज्योग्राफी, है ना। तो इस कंप्लीट मॉड्यूल में हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को ऑप्शनल ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ेंगे। जिन लोगों को ये समझना है कि भाई किस तरीके से क्या है ये ज्योग्राफी ऑप्शनल क्या है, तो मैंने एक क्या था इसका स्ट्रेटेजी वीडियो बना दिया था कि भाई किस तरीके से अपन लोग इसको करने वाले हैं, तो वो लोग मेरा पहला वीडियो देख लें, ठीक है। तो इस कंप्लीट मॉड्यूल में अपन लोग ये कर लेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है फिजियोग्राफिक इवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। अब मैंने आप लोगों से जो प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड क्लास स्टडी नोट्स बनवाऊंगा, तो क्या है, क्या मैं आज की वीडियो में इसको फुलफिल करूंगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मुझे आप लोगों का बेस क्लियर करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जा रहा है, लेकिन आपको आगे के आने वाले टॉपिक्स पर, जो जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई हिमालयन एवोल्यूशन, आप लोगों का पेनिनसुलर इंडिया, तो इन चीजों का कंसेप्ट आप लोगों को किस में आएगा? इस वाले वीडियो के अंदर कवर होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का एग्जाम में आप लोगों को हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो है एग्जाम बेस्ड नहीं होने वाला है। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने ये वाला पूरा का पूरा प्लान किया है। तो अब आज अपन स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफिक एवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ठीक है। स्टार्ट करें अपन लोग। तो देखो सिलेबस में देखो कि क्या चीजें हैं, कि मैं इंडियन ज्योग्राफी में करा रहा हूं ना, मॉड्यूल 2A है, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पेपर नंबर 2 के अंदर दिया गया है। फर्स्ट यूनिटी अगर देखोगे तो फिजिकल सेटिंग है। फिजिकल सेटिंग के अंदर स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद द नेबरिंग कंट्री, ये आया है, ठीक है। तो ये मैं किसके अंदर करूंगा? पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर कराऊंगा, तो इसीलिए मैंने इसको कट कर दिया है। ऐसे ही नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं आप लोगों को बायो ज्योग्राफी कराऊंगा और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कराऊंगा ना, तो उसके साथ हो जाएगा। साथ में ये जो चीजें हैं, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, रेनफॉल पैटर्न, तो जिन लोगों ने मेरा क्लाइमेटोलॉजी का मॉड्यूल पूरा फॉलो किया हुआ है, तो उनको पता चलेगा कि भाई ये मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो जो मेरा पर्पल वाला जो है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, और जो मेरा येलो वाला जो है, जो येलो में रेड वाला जो है, येलो हाईलाइट में, तो वो मैं आज कर रहा हूं। और जो ब्लैक में जितनी भी चीजें, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर शेड, फिजियोग्राफिक रीजन्स, ये सब चीजें मैं करवाऊंगा इस वाले मॉड्यूल के अंदर। आई बात समझ में? तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अब वैसे तो मेरा हमेशा तरीका होता है कि सिलेबस के बाद मैं PYQs दिखाता हूं, लेकिन अगर मैं इसमें क्या है ना, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आए, इसीलिए कोई भी मैं एक अच्छा PYQ नहीं निकाल सकता, क्योंकि बाकी के जो जितने भी PYQ जो इनसे इंटरलिंक रहेंगे वो सारे के सारे आप लोगों को मैं कराऊंगा, जितने भी कराऊंगा स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। क्या? फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो
फिजियोग्राफिक इवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क अपन इसमें देखेंगे। सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में अगर कोई चीज आती है, मैंने क्या बोला कि एग्जाम बेस्ड करवा रहा हूं पूरा का पूरा, तो मेरा लैंग्वेज वही रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप, इंडियाज फिजियोग्राफी रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, है ना, टेक्टोनिक प्रोसेस एंड जियोमॉर्फिक मॉडिफिकेशन ओवर टाइम। इंडियन ज्योग्राफी रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन ऑफ द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया, उसका क्या है पूरा का पूरा, उसको इंटरेक्शन करेगा किसके साथ, टेक्टोनिक प्रोसेस एंड जियोमॉर्फिक मॉडिफिकेशन ओवर द टाइम, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, फिजियोग्राफी इंडिया की। द प्रेजेंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया द आउटकम ऑफ द लॉन्ग जियोलॉजिकल इवोल्यूशन इन्वॉल्विंग, क्या है भाई, अगर देखा जाए तो आउटकम जो होगा वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स, ऑरोजेनिक मूवमेंट, इरोजनल डिपोजिशन साइकिल। और अगर कई लोग ये सोच रहे हो कि सर ये क्या होता है, तो सबसे पहले मेरा मॉड्यूल 2A जो मैंने किया हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी का, वो समझ लेना। फंडामेंटल्स आप लोगों को मैं ये मान के चल रहा हूं कि आ चुके हैं, अगर नहीं है तो पहले मेरा वो 2A वाला मॉड्यूल और मॉड्यूल 2 जियोमॉर्फोलॉजी देख लें। सो दीज आर द प्रोसेसेस बाय विच द आउटकम ऑफ द प्रेजेंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हैज बीन सीन इन टुडेज टाइम, ठीक है। तो इंडियन रिलीफ इज प्रोसेस बेस्ड, आपको पता है कि इंडियन रिलीफ जो है एक प्रोसेस बेस्ड है, कोई रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से हुआ और मेरा भाई आज जो था और दूसरे दिन तथास्तु बोल दिया और इंडिया बन गया मेरा, नहीं, एक पूरी प्रोसेस इन्वॉल्व है इसके अंदर, जो रिफ्लेक्ट करता है आप लोगों का एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस जैसे टेक्टोनिक्स एंड वॉल्केनिज्म, मतलब जो अर्थ के नीचे से जो फोर्सेस लग रही है ना, उस इंटरनल फोर्सेस जो लग रही है ना अर्थ में, उनको अपन बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस, टेक्टोनिक मूवमेंट और वॉल्केनिज्म। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जिसका जो मेन रीजन है, जिसका रीजन है एनवायरमेंट, है ना, जैसे फ्लूवियल, इओलिन और ग्लेशियल। फ्लूवियल का मतलब वाटर के कारण हो रहा है, इओलिन का मतलब एयर के कारण हो रहा है, ग्लेशियल का मतलब आप लोगों का आइस के कारण हो रहा है। तो इन तीनों चीजों के कारण जो भी आप लोगों के फोर्सेस लग रहे हैं, उससे जो मेरी मेन जो इंडिया बनी हुई है वो है। तो रिलीफ जो है प्रोसेस बेस्ड है, ना कि रैंडम या फिर रिफ्लेक्ट, ना कि रैंडम। आई बात समझ में, है ना, नॉर्मली। नाउ अगर मैं बात करूंगा एग्जाम में क्या डेफिनेशन लिखोगे, तो वो भी मैं बता देता हूं कि भाई इंडियाज फिजियोग्राफी इज अ रिजल्ट ऑफ गोंडवाना लैंड फ्रेगमेंटेशन। आपको पता है भाई पेंजिया था, पेंजिया से फिर गोंडवाना लैंड बना, गोंडवाना लैंड के अंदर अपना अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब चीजें थी ना। फिर ये सब चीजें क्या हो गई, टूट के अलग हो गई। तो मेरा अमेरिका इधर आ गया, अफ्रीका इधर आ गया, इंडिया मेरा इधर चला गया नॉर्थ ईस्ट साइड, है ना। तो मतलब इसका नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हो जाएगा ऑफ द इंडियन प्लेट एंड इट्स कोलिजन। क्या होगा, अब मेरी जो इंडियन जो प्लेट थी ना, वो क्या गई, वो क्या हुआ, नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो गई। पहले क्या था भाई, पहले एक पेंजिया नाम की चीज थी, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को जो बेसिक्स मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था एक पेंजिया नाम की वो थी और 33C थी, 33C था, ठीक है। अब जो था, जो पेंजिया था वो दो पार्ट में बट गया, एक गोंडवाना लैंड और ईस्टर्न गोंडवाना लैंड, वेस्टर्न गोंडवाना लैंड। तो जो गोंडवाना लैंड जो था वो फ्रेगमेंट हो गया। अब फ्रेगमेंटेशन के कारण आप लोगों का सब चीजें टूट गई, है ना। तो पहले क्या था, इंडियन प्लेट जो थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको बोलेंगे, तो ये अफ्रीका से कनेक्टेड थी, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आया कि भाई ये चीज टूट के नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो गया, इसका इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो गया, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो साउथ में चली गई, या फिर ईस्टर्न बोल सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर चली गई और इंडियन प्लेट मेरी इधर चली गई। अब जब गई तो ऊपर कौन सी थी, यूरेशियन प्लेट थी। कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट थी। तो क्या होगा, वो यूरेशियन प्लेट से टकराएगी सीधी जाके, तो यूरेशियन प्लेट से टकरा के उसमें घुस गई, और वो अभी भी घुस रही है। ये मैं आप लोगों को पहले जियोमॉर्फोलॉजी में बता चुका था। तो बस वही बात है कि इंडियाज फिजियोग्राफी इज अ रिजल्ट ऑफ गोंडवाना लैंड फ्रेगमेंटेशन, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द इंडियन प्लेट एंड इट्स कोलिजन विथ द यूरेशियन प्लेट, फॉलोड बाय द लॉन्ग डेन्यूडेशन प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इसमें फिर कनेक्ट हुई तो क्या हुआ, इसके बाद डेन्यूडेशन प्रोसेस होने लगी। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इस तरीके से मेरा क्या बना, इंडिया की फिजियोग्राफी तैयार हुई। अब इस बीच में क्या क्या प्रोसेस हुई वगैरह अपन को ज्यादा दिमाग
नहीं लगाना है। आई बात समझ में कि भाई डेक्कन प्लेटू, जब मैं डेक्कन प्लेटू समझाऊंगा तब बताऊंगा, हिमालयन बताऊंगा, तो हर चीज की मैं प्रोसेस बताऊंगा। अभी अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बेस क्लियर कर रहे हैं, मोटा मोटा मैक्रो लेवल पे समझ रहे हैं इस चीज को, है ना। आई एम सॉरी, अगर आप लोगों को मैक्रो चीज समझ में आ जाती है तो आप लोगों को आगे के लेक्चर समझ में आ जाएंगे। तो बस आप लोगों को बस दिमाग में इतना रखना है कि इंडिया की फिजियोग्राफी जो है वो गोंडवाना लैंड के फ्रेगमेंटेशन से बना है, जिसके कारण आप लोगों का जो इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करने लगी और आप लोगों की जो है यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर गई, टकरा गई, और उसके बाद क्या हुआ, डेनुडेशन भी प्रोसेस होने लगी। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिला अपन लोगों को, आज की इंडिया मिली। आई बात समझ में। अब देखो दो चीजें हैं, क्या है ना, हम लोगों के सिलेबस के अंदर ना, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है मैंने आप लोगों को बताया था अभी, सिलेबस में लिखा हुआ स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। अब ये स्ट्रक्चर और रिलीफ है क्या भाई, एक जैसी चीजें लग रही है सुनने में, इसकी डेफिनेशन ही देख लो। एग्जाम के अंदर अगर पूछ लिया जाता है व्हाट आर द स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ द इंडियन, तो आप लोगों को समझ में तो आना चाहिए छोटा छोटी सी चीज। तो भाई स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और रिलीफ की डेफिनेशन में आप लोगों को बता देता हूं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर रिफर्स टू द इंटरनल जियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। क्या है भाई, इंटरनल जियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ अर्थ क्रस्ट। क्या है भाई, अर्थ का जो इंटरनल जो है ना, पूरा अंदर का जो इलाका है, उसको अपन लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। डिटरमाइनिंग बाय टाइप्स, एज एंड टेक्टोनिक अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों को मेन इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो मेनली रॉक्स की बात करोगे, विच फॉर्म्स दी बेस ऑन विच सरफेस लैंडफॉर्म डेवलप। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये एक बेस को फॉर्म करता है जिसके ऊपर आप लोगों का सरफेस लैंडफॉर्म जो होगा वो डेवलप करेगा। एग्जांपल के तौर पर स्टेबल पेनिनसुलर शील्ड, हमारे यहां पर क्या है, स्टेबल पेनिनसुलर शील्ड, द फोल्डेड हिमालयन बेल्ट एंड द डाउन रैप इंडो गैंजेटिक फोर डीप। क्या है भाई, क्या क्या चीज हो सकती है इसके ऊपर, पेनिनसुलर शील्ड पूरी देखने को मिल रही है, फोल्डेड हिमालयन बेल्ट देखने को मिल रहे हैं, और डाउन रैप्ड इंडो गैंजेटिक फोर डीप यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसको अपन लोग, ये एक स्ट्रक्चर हो गया ना भाई, सीधी बात है, प्लेन है, हाईलैंड है, प्लेटूज है, तो ये सब क्या होंगे आप लोगों के एक स्ट्रक्चर के तो पार्ट होंगे, है ना। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, स्ट्रक्चर डिनोट्स द जियोलॉजिकल कंपोजिशन एंड टेक्टोनिक अरेंजमेंट ऑफ रॉक फॉर्मिंग द अर्थ क्रस्ट। मतलब जो अर्थ जो है, अर्थ की क्रस्ट जो फॉर्म हो रही है ना, तो उस वो कौन कर रहा है, रॉक कर रहा है। ठीक है, रॉक फॉर्मिंग द अर्थ क्रस्ट। आई बात समझ में। तो पेनिनसुलर शील्ड एंड हिमालयन फोल्ड सिस्टम पूरा का पूरा इसको बात करोगे, ये एक स्ट्रक्चर टाइप का बन गया ना। आपको पता ही होगा, आप लोग अपने घर में बनाते हैं, मान लो आप लोगों ने अपना हाउस बनाया, तो उसके अंदर सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर तैयार करोगे ना। आपको पता है स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या, भाई यहाँ पे मेरे को माउंटेन मिल जाएंगे, यहाँ पे मेरे को प्लेन मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को प्लेटूज मिल जाएंगे, है ना। तो इसी को तो अपन स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो रिलीफ क्या होगा भाई, रिलीफ क्या होगा, रिलीफ रिफर्स टू द विजिबल वेरिएशन इन द एलिवेशन एंड लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। तो बिल्कुल आप देख पाओगे कि भाई एलिवेशन और लैंडफॉर्म में बिल्कुल किस तरीके से आप लोगों की वेरिएशन देखने को मिल रही है। शेप्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस। भाई किसके कारण हो रहा है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस, एंड एक्सप्रेस्ड थ्रू डिफरेंट सरफेस फीचर। क्या है भाई, किसके द्वारा, एक्सप्रेस्ड थ्रू डिफरेंट सरफेस फीचर्स, जैसे हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन्स। अब बताओ, एक बात बताना, ये मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर दे दिया कि भाई मेरा ये हिमालयन इलाका है, मान लो ये एक मेरा हिमालयन रीजन है, ये पूरा रीजन हो गया। तो ये क्या है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर हो गया कि भाई ये हिमालयन रीजन है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर मुझे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मेरे को प्लेन्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये मैं केवल ऐसा मत बोलना कि सर हिमालय के अंदर ही, ये तो मैं बहुत नीचे चला गया, लेकिन मैं इंडिया में बात करूंगा। आप हिमालयन माउंटेन को प्लेन से कैसे अलग कर पाओगे, आप देखोगे उसका रिलीफ, मतलब कितनी ऊंचाई है ना, कितनी डिस्टेंस है, कितनी हाइट है उसकी। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेट, अगर प्लेटूज देखना है, जैसे तिब्बतन प्लेटू की बात आई, तो क्या होगा, आप लोग कैसे देखोगे भाई, रिलीफ ही तो देखोगे उसका, है ना। तो बस वही वाली बात है, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, तो इसके अंदर आएगी रिलीफ। आई बात समझ में। तो एग्जाम के अंदर लिखोगे तो रिलीफ क्या है, इज द सरफेस एक्सप्रेशन। क्या है, सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएशन इन अल्टीट्यूड एंड लैंडफॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेन्स,
प्लेटूज एंड डेजर्ट, है ना। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा कि भाई डेजर्ट दिखाओगे तो भाई वो रिलीफ की बात हो जाएगी, लेकिन एक स्ट्रक्चर अगर आपने दिखा दिया तो मैंने बोल दिया भाई पूरा का पूरा पेनिनसुलर शील्ड आ गई मेरी, हिमालयन फोल्ड सिस्टम्स आ गया पूरा, तो ये मेरा स्ट्रक्चर होगा। आई बात समझ में, है ना। तो एग्जाम के अंदर अगर आप दोनों का लिखोगे तो क्या करोगे, वाइल द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट दी इंटरनल जियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ रीजन, क्या है भाई, इंटरनल जियोलॉजिकल फाउंडेशन दिखा रहा है रीजन का, पेनिनसुलर शील्ड एंड हिमालयन बेल्ट एग्जांपल के तौर पे। रिलीफ रिफर्स टू द सरफेस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेचूज शेप्ड ओवर द टाइम, है ना। नॉर्मली आगे बात समझ में, है ना। स्टार्ट, आगे बढ़े। नाउ जियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, क्या, जियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, पूरा टाइम डायमेंशन के साथ देखेंगे अपन कि किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है इंडिया का। क्यों, वो चीज भाई एग्जाम में इतना नहीं पूछ रहे, लेकिन आप लोगों को मेनली आइडिया होना चाहिए बेसिक्स कैसे बनेगा, और अगर आ भी गया तो मैं लैंग्वेज भी मैंने ऐसे लिखवाई है कि आप एग्जाम में यूज करोगे। जैसे सबसे पहले क्या था, गोंडवाना लैंड ओरिजिन की बात कर रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन से जुरासिक टाइम तक का, भाई प्री कैम्ब्रियन टाइम से लेके जुरासिक टाइम तक गोंडवाना और लैंड ओरिजिन था। अब गोंडवाना लैंड जो था वो दो पार्ट में था, एक वेस्ट गोंडवाना, एक ईस्ट गोंडवाना, है ना। तो इंडियन लैंड मास वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, अपन को पता है। देखो ध्यान से देखो कि यहां पर मुझे साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है, या अफ्रीका दिखाई दे रहा है, या अंटार्कटिका दिखाई दे रहा है, या इंडिया है, या ऑस्ट्रेलिया है, फिर वो एनाटोलिया है, अरेबिया है, सेंट्रल यूरोप है ना। तो ये 1 2 3 इस तरीके से देख दिया जाए तो अब गोंडवाना लैंड के अंदर क्या क्या चीजें थी भाई, अफ्रीका था है ना। द गोंडवाना लैंड कंसिस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, इंडिया। तो यू कैन नॉट से कि एंटार्क्टिका पहले से ही वहां था, भाई एंटार्क्टिका भी खिसक के क्या आया, पीछे चला गया, हाँ माना इसमें ये जमा हुआ है पूरे तरीके से, यहाँ पर पूरा ग्लेशियर्स है, तो भाई पहले नहीं था। अब वो जब वो मेरा सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया है पूरा साउथ पोल के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा एंटार्क्टिका जम गया इधर की तरफ, है ना। तो इसका मतलब पहले जो गोंडवाना लैंड था उसके अंदर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका और इंडिया था ना। अब अगर मैं देखूं तो आप लोग यहां पर कौन सी थ्योरी यूज करोगे, एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो 1912 में दी गई थी। आप लोगों को बेसिक्स पता होगा जियोमॉर्फोलॉजी का, आप लोग मॉड्यूल 2 जरूर देखना, है ना, मॉड्यूल 2 जरूर देखना, उसमें यूज करना है एग्जाम के अंदर भी। नाउ एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ गोंडवाना कोल डिपॉजिट। भाई अगर आप लोगों को पता करना है कि भाई सच में ऐसा हुआ था कि भाई मेरा गोंडवाना से लिंक था, तो उसके एविडेंसेस जो वैगनर ने दिए थे वही तो रहेंगे। तो वहां पर आप लोगों को कोल डिपॉजिट्स देखने को मिल रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, जो दामोदर वैली में है, गोदावरी बेसिन में है। ये इंडिकेट कर रहा है कॉमन ओरिजिन विद द अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। आई बात समझ में, तो एविडेंस भी वही चीजें हो गई। तो बस आप लोगों का जो इंडिया था वो नॉर्दर्न साइड में मूव कर गया, अब ऑस्ट्रेलिया जो था वो ईस्टर्न साइड में मूव कर गया, और नॉर्दर्न साइड में मूव करके हम लोग किससे टकराए, अपने जो देखो यूरेशियन प्लेट जो थी वो यहां थी, तो यूरेशियन प्लेट से टकरा गया पल्लू, है ना, इस तरीके की। तो ये चीज यूरेशियन भी तब हटी नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या था, हम लोग केवल और केवल गोंडवाना के थे, है ना। दूसरा, ब्रेकअप एंड नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ इंडियन प्लेट, ये स्टेप लिख रहे हैं ना। तो भाई धीरे धीरे पहले क्या हुआ था, प्री कैम्ब्रियन से लेकर जुरासिक तक हम लोग पहले किसके पार्ट थे, गोंडवाना के पार्ट थे, जिसको अपन लोग सुपर कॉन्टिनेंट बोल सकते थे। साथ में पेंजिया था सुपर कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद ब्रेकअप हुआ और नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ इंडियन प्लेट। टाइमलाइन अगर देखी जाए तो इंडियन प्लेट ब्रोक फ्रॉम द गोंडवाना लैंड अबाउट 150 मिलियन ईयर अगो। कितने साल पहले, लगभग 71 मिलियन साल पहले क्या हुआ, वो टूटना स्टार्ट हुआ, है ना। अभी ड्रिफ्ट नहीं हुआ है ना। तो ड्रिफ्ट जो होना स्टार्ट हुआ वो लगभग धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ। देखो यहाँ पे अफ्रीका है मेरा, ये क्या, ये बुक वाला डायग्राम था इसलिए वो कर रहा हूं, ठीक है। ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अफ्रीका हो गया, यहां से टूटी मेरी। अब धीरे धीरे जब 71 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ, ये ड्रिफ्टिंग चल रही है इसकी, है ना। तो अब अभी भी ड्रिफ्ट की जो स्पीड है ना वो 15 to 20 सेंटीमीटर पर ईयर है, फास्टेस्ट अमंग द प्लेट्स। जितनी भी प्लेट जो मूव कर रही हैं, प्लेट बाउंड्रीज, आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था कि मूव कर रही हैं, तो उसमें कर रही हैं, उसके अंदर सबसे फास्ट मूवमेंट किसका है, इंडियन प्लेट का है, जो कि 15 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर है ना।
तो सपोर्टिंग थ्योरी कौन सी है भाई? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मैकेंजी और पार्कर वाली, है ना, उनने भी ये बोला गया है। तो डेक्कन ट्रैप्स वोल्केनिज्म लिंक विथ प्लेट मूवमेंट ओवर रियूनियन हॉटस्पॉट। भाई अपन को कैसे पता चला कि भाई ये है? तो डेक्कन ट्रैप्स जो है हम लोगों के, जो डेक्कन ट्रैप वोल्केनिज्म है, वहां पर भाई वोल्केनिक वो मिलती है मड, तो अपने पास वोल्केनोस तो नहीं है, तो ये दिखा रहा है कि भाई हम लोग जो है रीयूनियन हॉटस्पॉट से होते हुए गए। आपको पता है रीयूनियन आइलैंड वगैरह यहाँ पर थे, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोगों की प्लेट इसके ऊपर से निकल के गई है, इस चक्कर में ये हुआ है ना। तो देखो ये बना सकते हो, 71 मिलियन ईयर को यहाँ था, 55 मिलियन ईयर को यहाँ था, इक्वेटर से फिर इन्हें इक्वेटर पार किया, सदर्न हेमिस्फीयर में था ना, फिर 10 मिलियन, और आज के टाइम पे अपन लोग क्या हुआ है, यूरेशियन प्लेट से टकरा गए हैं, और पूरी की पूरी देखो ये घुसती जा रही है, और अपलिपमेंट भी होता जा रहा है, सबडक्शन भी होता जा रहा है ना। तो देखो अगर ये तो हो गई, ये वाली और तरीका है, ये इस तरीके से अपन लोग आ रहे हैं, नॉर्दर्न इक्वेटर को इसने पार किया, 71, 51, 38, 10 मिलियन ईयर को, 10 मिलियन ईयर को यहाँ था, फिर अब आज के टाइम के हिसाब से ये बन गई, ये टुडे वाली बात हो गई। आई एम सॉरी, ठीक है, समझ में आ गई। नाउ 33 सी एंड हिमालयन सेडिमेंटेशन, 33 सी एंड हिमालयन सेडिमेशन, भाई क्या है भाई? देखो आपको पता है कि यहां पर जो था यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है ना, और मेरा जो इंडिया था वो यहां से आ रही थी, इंडियन प्लेट। अब मुझे एक बात बताना कि कोई भी दो प्लेट्स अगर आपस में टकरा रही हैं, तो क्या बताओ कि यहां पर क्या सेडिमेंटेशन नहीं होगा? सेडिमेंट होगा ना, खिसक रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो खिसकने के बाद क्या होगा, टूटेंगी तो सेडिमेंट यहां पर आएंगे। तो इसके बीच में जो वाटर था, सी था ना, तो उस सी का नाम था 33 सी। क्या नाम था? 33 सी। क्या नाम था? 33 सी, है ना। तो इसके बीच में था 33 सी, किसके बीच में? इंडियन प्लेट के बीच में और यूरेशियन प्लेट के बीच में क्या था? 33 सी था, और इसके बीच में क्या हुआ मेरा? सेडिमेंटेशन था, सेडिमेंट्स था। अब बताओ जी, और खिसकेगी तो क्या ये मेरी कंप्रेस नहीं होंगी सेडिमेंट्स? जब सेडिमेंट्स कंप्रेस होंगे तो ये और ऊपर नहीं उठेगा ऐसे, है ना। तो वही चीज है कि 33 सी एंड द हिमालयन सेडिमेंट, तो बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट एग्जिस्टेड 33 सी। ये वाला डायग्राम बना के आना जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे, मैंने मजाक में नहीं बना रहा हूँ, ये चीज है कि भाई आप लोगों को डायग्राम बना दिया और आप लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया, तो अपने नोट्स के अंदर ये डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों। तो बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट एग्जिस्टेड 33 सी मरीन सेडिमेंट डिपॉजिट्स लेटर फोल्डेड। क्या हुआ? जो सेडिमेंट डिपॉजिट्स थे जब आपस में टकरा रही है तो स्क्वीजिंग होगी यहाँ पर, जब स्क्वीजिंग होगी तो क्या होगा आप लोगों का? ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जब एक टाइम एक पीक ऐसा आएगा कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ये क्या हो जाएगा? फोल्डिंग स्टार्ट होगी। एक ना एक तो पीक होगा ना, ऊपर बढ़ेगा, फिर क्या होगा? फोल्डिंग स्टार्ट होगी, तो ये फोल्ड होने लगी। एग्जाम्पल, फॉसिल्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन हायर हिमालय। तो भाई जो मरीन जो है नीचे के जो केवल और केवल सी ओशंस के अंदर पाए जाते हैं, उनके जो फॉसिल्स है ना हम लोगों को हिमालयास के हायर हिमालयास पर देखने को मिल रहे हैं। अब वो हायर हिमालयास पर कैसे आए कि भाई जो पहले जो मेरा 33 सी के अंदर जो मेरे ऑर्गेनिजम्स थे वो कहाँ थे? नीचे थे। अब वो क्या हुआ? ऊपर जाने लगी चीजें, है ना। अपलिफ्टमेंट वाला नहीं, ये वाला है कि स्क्वीजिंग के कारण इसका फोल्डिंग होने लगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके एविडेंसेस हैं, ये एविडेंस एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, इसको एविडेंस लिखेंगे इसको, है ना। तो एग्जाम में क्या लिखोगे? मरीन सेडिमेंट्स ऑफ द 33 सी नाउ फॉर्म द बैकबोन ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। तो आज के टाइम पे देखा जाए तो जो मरीन सेडिमेंट्स जो थे 33 सी के अंदर वो फॉर्म कर रहे हैं बैकबोन ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। आई बात समझ में? ये चीज दिमाग में आ गई ना। ये अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट रिमेंबर दैट व्हेन यू आर डूइंग कमेंट्स तो प्लीज आप लोग टाइमलाइन जरूर बता दें, टाइम स्टैम्प जरूर बता दें कि भाई यहां पर आप लोगों को है, जिससे मुझे भी समझ में आए क्या डाउट है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, कोलिजन विथ यूरेशियन प्लेट, कोलिजन विथ यूरेशियन प्लेट। अब क्या हुआ भाई? सीनोजोइक एरा के अंदर, सीनोजोइक एरा के अंदर मतलब 50 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ? कोलिजन स्टार्ट हो गया। किसके साथ? आप लोगों का यूरेशियन प्लेट के अंदर। तो देखो ये मेरा इंडियन प्लेट है, ये तो मेरे मूव कर रही है, ये यूरेशियन प्लेट है। कब की टाइम है? ये सीनोजोइक एरा है। तो क्या हुआ? वेरी ओल्ड रॉक 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड, रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं मैं ये चीज को, ये मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है
तो यहाँ पर ये क्या है, मेरा सेडिमेंट था। यहाँ पर क्या चीज थी मेरी, पहले 33 थी, अब क्या हुआ, ये यूरेशियन प्लेट से टकराई, जैसे ये टकराई तो टिप ऑफ इंडियन प्लेट जो बन गया ऊपर की तरफ जा रहा है, ये थोड़ा सा नीचे तरफ जाएगा। ये इंडियन प्लेट ये टिप है ना, वो किससे टकराएगी, ये यूरेशियन प्लेट से टकराएगी, वो थोड़ी सी नीचे घुस जाएगी इसके अंदर, एंशिएंट ओशनिक क्रस्ट हो गया, है ना। इससे क्या होगा आप लोगों का, फोल्डिंग और स्टार्ट हो गई, थ्रस्टिंग स्टार्ट हो गई और ओवर थ्रस्ट स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, ओवर थ्रस्ट स्टार्ट हो गया। तो कहां रिजल्ट कर रहे हैं ये, फोल्डिंग, थ्रस्टिंग एंड ओवर थ्रस्टिंग, फोल्डिंग, थ्रस्टिंग एंड ओवर थ्रस्टिंग। अब ये थ्रस्टिंग और ओवर थ्रस्टिंग क्या है भाई, सीधी बात है कि भाई जब मेरा कोलिजन होगा इंडियन और यूरेशियन प्लेट के अंदर, तो एक सोबिंग मूवमेंट होगा, मतलब धक्के वाला मूवमेंट होगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, आप लोगों के दो तरीके से होंगे, एक तो थ्रस्टिंग होगी और एक ओवर थ्रस्टिंग होगी। अब थ्रस्टिंग जो है, अगर मैं बात करूं तो थ्रस्टिंग जो है क्या होगा, सीधा या तो थ्रस्ट फॉल्ट हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब या तो क्रैक्स आ जाएंगे उसके अंदर नॉर्मली, है ना, और ओवर थ्रस्ट मतलब और ज्यादा फोर्स से पड़ जाएगा वो चीज को, तो ये चीज हो गई आप लोगों की। तो इस तरीके से थ्रस्ट हो जाएंगे आप लोगों के अलग अलग जगह पर। तो अगर मैं बात करूंगा की कंसेप्ट के रूप में, तो ओरोजेनेसिस वाली, जैसे मैंने माउंटेन बिल्डिंग जिस तरीके से बताई थी ना, बस वही माउंटेन बिल्डिंग स्टाइल इसके अंदर आ जाती है आप लोगों के लिए। क्या आती है, वही इस तरीके की माउंटेन बिल्डिंग आ जाती है, वही प्रोसेस इसके अंदर। तो एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मेशन किस चीज का होगा, इससे बताओ कि आप यूरेशियन जो प्लेट का जो अगर टकरा रही है यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट, तो इससे क्या क्या बनेगा आप लोगों का, हिमालयास बनेंगे, तिब्बतन प्लेटूज बनेगा। तो भाई कई लोगों को एक ही चीज दिमाग में रहती है कि अरे बस केवल हिमालय बन गए, नहीं, तिब्बतन प्लेटू भी तो बना है आप लोगों का। तो बस वही चीज हो गई, जैसे आई एम सॉरी, पहले क्या था, टकराया एकदम से तो उस टाइम तो बना नहीं था, लेकिन जैसे वो हुआ यूरेशियन प्लेट से जो गया, जो दोनों आपस में टकरा रहे हैं, स्क्वीजिंग हुई, जो भी हुई, तो राइजिंग हिमालयास यहाँ पर बनना स्टार्ट हुए टिप ऑफ इंडियन प्लेट से, और जो मेरे थोड़े से प्लेटूज भी तो अपने राइज करेंगे, तो राइजिंग टिबेटन प्लेटूज भी आ गए यहाँ पर। तो ये चीज आप आराम से बना सकते हो। एक रेफरेंस पॉइंट है कि पहले जो मेरा यहाँ पर था, वो चीज कहाँ पहुंच गई, अब मेरी ऊपर पहुंच गई। तो देखो यहाँ पहुंच गई ये चीज, तो ये चीज दिमाग में रखना, कोलिजन वाला। तो अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाएंगे इसके अंदर टाइमलाइन का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा गोंडवाना लैंड था, उसके बाद इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुई, 33 सेडिमेंटेशन जो था उसके बीच में था, और यूरेशियन कोलिजन हुआ। जैसे ही यूरेशियन कोलिजन हुआ तो हिमालयन ओरोजनी हुई, मतलब हिमालय बनना स्टार्ट हुआ, और आप लोगों का आज के टाइम पे 4 डीप सब्सिडेंस हो रहा है ना, नीचे के टाइम पे अभी भी। आई बात समझ में। नाउ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, देखो ये क्या है, ये एक स्पेस डायमेंशन है, ठीक है। तो भाई क्या है, सिंपल सा, पहले तो आप लोगों के माइंड में ही आना चाहिए भाई स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया के बेस पर लोग क्या देख रहे हैं ना। तो भाई ये क्या दिखाता है आप लोगों को, हाउ वाज इंडिया लैंडमास फॉर्म, भाई इंडियन लैंडमास किस तरीके से फॉर्म हुए, है ना, कैसे फॉर्म हुए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हम अगर बात करेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट की, तो भाई ये बेस्ड ऑन, अब आपको पता है कि लैंडमास फॉर्म कैसे हो गए भाई, रॉक टाइप, बेस्ड ऑन रॉक टाइप, जियोलॉजिकल एज, प्लेट टेक्टोनिक्स, स्टेबिलिटी वर्सेस मोबिलिटी, मतलब कितना स्टेबल है, कितना मोबाइल है ये चीज। तो ऑब्वियस सी बात है इन चीजों पर बेस्ड है ये चीज, इंडियन मास लैंडफॉर्म। तो इसीलिए जो है स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो होंगी मेरे इंडिया की, वो कितनी होंगी, 3 यूनिट्स रहेंगी। पहली भाई पेनिनसुलर सील्ड, क्या होगी, स्ट्रक्चर की बात करें ना अपन, स्ट्रक्चर एंड उसके बाद करें तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक होगा पेनिनसुलर सील्ड, एक होगा हिमालयन बेल्ट, एक होगा इंडो गैंजेटिक 4 डीप। क्या होगा, इंडो गैंजेटिक 4 डीप। तो भाई देखो पेनिनसुलर सील्ड जो होगी मेरी, वो बिल्कुल स्टेबल है, क्या है, वो बिल्कुल स्टेबल है। ये जैसे अगर जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो ये ओल्डेस्ट क्रेटन है, ये मेरा क्या है, ये ओल्डेस्ट क्रेटन है, इसीलिए ये स्टेबल है ना। हिमालयन बेल्ट जो है वो मोबाइल है, आप लोगों को पता होगा, इसीलिए तो यहाँ पर इतना ज्यादा अर्थक्वेक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो हिमालयन बेल्ट जो है वो मोबाइल है, जैसे यंग फोल्ड माउंटेन्स। इंडो गैंजेटिक 4 डीप की अगर मैं बात करूंगा तो ट्रेडिशनल नेचर का है बिल्कुल, और डाउन रैप्ड बेसिन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। आई बात समझ में। तो अगर मैं बात करूं, देखो अब कई लोग होंगे ना बोलेंगे अरे सर हमने तो ना 6 पढ़े हुए हैं अगर देखा जाए तो इंडिया के। तो भाई मैं वो नहीं बता रहा, मैं 6 वो चीज वो अलग चीज है, ठीक है। मैं पहले आपको बता रहा हूं स्ट्रक्चरल यूनिट जो है पूरे इंडिया की वो कितनी है, 3 है, पेनिनसुलर सील्ड, हिमालयन बेल्ट और इंडो गैंजेटिक 4 डीप। आई बात समझ में। तो भाई क्यों इंपोर्टेंट है ये इतना, भाई दिस इज अ सब सरफेस, क्या है
ये एक सब सरफेस है प्लस डीप स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है ना, आई एम सॉरी, हाँ सॉरी, तो डीप स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है। तो डेजर्ट, प्लेन्स, कोस्ट डू नॉट मैटर हियर। याद रखना, अपन लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे भाई डेजर्ट बन रहे हैं मेरे यहाँ पर, प्लेन्स कैसे हैं, कोस्ट वाली बात है, तो यार दिमाग नहीं लगाते इन चीजों में। क्यों? क्योंकि ये बहुत डीप स्ट्रक्चर और सब सरफेस क्लासिफिकेशन हो रहा है ना। तो एग्जाम में क्या लिखोगे? स्ट्रक्चरली इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए स्टेबल पेनिनसुलर शील्ड। क्या है? अगर स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इंडिया में क्या है? एक स्टेबल पेनिनसुलर शील्ड है, एक मोबाइल हिमालयन बेल्ट है और एक इंटरवेनिंग फोरलैंड बेसिन है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर पेनिनसुलर प्लेटू शोज ब्लॉक माउंटेन। देखो पेनिनसुलर प्लेटू की मैंने बोला ना, पेनिनसुलर शील्ड। अब पेनिनसुलर शील्ड के अंदर भी आप लोगों का प्लेटू ले लो, है ना, तो उसके अंदर आप लोगों को ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं, रिफ्ट वैलीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे नर्मदा, तापी, है ना, इस तरीके की चीज है। आई बात समझ में? नॉर्मली नाउ बी पेनिनसुलर शील्ड। क्या है? पेनिनसुलर शील्ड। ये मैंने क्या दिखाया अभी आप लोगों को? स्ट्रक्चरल यूनिट, बी नहीं सॉरी, पेनिनसुलर शील्ड। एक एक से देखते जाते हैं अपन इन चीजों को, है ना, हर चीज को। ये हटाओ उसको। पेनिनसुलर शील्ड पहले क्या है? पेनिनसुलर शील्ड जो कि स्टेबल क्रेटन है। भाई ये एक ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, प्री कैम्ब्रियन टाइप का टाइम का, ठीक है, चाहे वो खिसकिया है लेकिन ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है जो कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। क्या है? जिसके अंदर इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक है। भाई इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्यों होंगी? क्योंकि भाई ये निकला कहां से था आप लोगों का? एक रिंग ऑफ फायर से निकला था ना, है ना, वो वाली चीज हो गई। तो थिंकर अगर मैं बात करूं, ये कौन सपोर्ट कर रहा है इस वाली चीज को? भाई डेविस सपोर्ट कर रहा है कंसेप्ट ऑफ ओल्ड स्टेज ऑफ इरोजन। कंसेप्ट ऑफ ओल्ड स्टेज ऑफ इरोजन से अपन को समझ में आई है। एग्जाम्पल के तौर पर राउंडेड हिल्स एंड पेनी प्लेन्स देखने को मिलते हैं अपन लोगों को कर्नाटक प्लेटू में और छोटा नागपुर प्लेटू में। तो अगर आप बनाओगे पेनी प्लेन विद द रेसिडुअल हिल्स, तो आप क्या कर सकते हो? ये मेरा पेनी प्लेन विद द रेसिडुअल हिल्स बन रहा है, तो ये मेरे पेनी प्लेन्स हो गए, डेविस ये तो बोलता है, और रेसिडुअल हिल्स भी मोनेंडनॉक्स जिसको बोलते हैं ना। तो ये देखो, ये देखने को मिल रहा है छोटे छोटे, ये रहे, जरूरी थोड़ी है। तो अब देखो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म अनकन्फर्मिटी हो रही है। ओल्डर सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो नीचे जाएंगे, बेसमेंट और इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पेनिनसुलर शील्ड जो है ना यहाँ पर स्टेबन क्रेटन्स है। आई बात समझ में? तो अब देख रहे होगे जनरल स्टडी से थोड़ा सा हटके है ये चीज है, तो आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को यूज करनी है लैंग्वेज। नेक्स्ट, हिमालयन माउंटेन सिस्टम। क्या है भाई? हिमालयन माउंटेन सिस्टम। तीन ही तो मैंने बताया, तो पहला तो वो गया, दूसरा है हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो कि मोबाइल बेल्ट है। तो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स और स्टिल टेक्टोनिकली एक्टिव माउंटेन्स है ये क्या है भाई? ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है हिमालयन फोल्ड माउंटेन्स को, और अभी भी टेक्टोनिकली एक्टिव है। अभी भी ये क्या है? यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रहा है, ठीक है। थ्योरी में अगर बात करोगे, कौन सी थ्योरी सपोर्ट कर रही है? प्लेट कन्वर्जेंस एंड कंप्रेशनल टेक्टोनिक्स, है ना, ये तो बात कर रही है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अंदर, प्लेट कन्वर्जेंस एंड कंप्रेशनल टेक्टोनिक्स। एग्जांपल के तौर पर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आ रहा है, कैसे दिख रहा होगा आप लोग, कैसे वो कर पा रहे हो भाई? देखोगे कि अर्थक्वेक आ रहा है उत्तराखंड और नेपाल के अंदर। एक्टिव फॉल्ट्स जो है, जैसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो एक्टिव फ्रंट वो हो गए ना आप लोगों के थ्रस्ट। जैसे ये जो है, ये दिख रहा है ये, ठीक है, इंडिया तो ये मेरा हो गया। तो ये है मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया ये पूरा का पूरा। फ्रंटल थ्रस्ट जिसको बोल सकते हैं, ये सेंट्रल थ्रस्ट हो गए। ये थ्रस्ट नहीं है, थ्रस्ट है, THRUST है मैं लिखने में, ठीक है, वो हो गया सब जगह, ये भी थ्रस्ट ही होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मेन फ्रंटल थ्रस्ट। ये इधर का हो जाएगा मेरा मेन बैटरल थ्रस्ट, तो MBT भी बोलते हैं। ये बोल दूंगा मैं साउथ तिब्बतन डेल्टा थ्रस्ट डिटैचमेंट, है ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा डिटैचमेंट, है ना, तो STD। इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। आई बात समझ में? है ना। तो ये डायग्राम आप बनाया ना कि भाई ये मेरी पूरी प्लेट है, इंडियन प्लेट है कि नहीं है? ये पूरा इस तरीके से ये दिख रहा है ना, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया ना यहाँ से, तो ये मेरी इंडियन प्लेट है पूरी की पूरी, और ये अपनी इससे टकराई है उससे, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा ना ये है ना AI से ये बस यही गलती करता है AI। आई एम सॉरी फॉर दैट कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा सा गलत है,
लेकिन कोई बात नहीं, ये पूरा मेरा इंडियन जो प्लेट हो गई, ये पूरी इंडियन प्लेट है मेरी, ये वाली है ना, ये वाली, ये मेरी यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा भारत देश महान यहाँ पर बनेगा, तो जिस तरीके से वो बनना है ना, मैप अपने हिसाब से उसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, डी इंडो गैंजेटिक फोर डीप क्या है, इंडो गैंजेटिक फोर डीप। इसके अंदर मैं बात करूंगा फॉर्म्ड ड्यू टू द हिमालयन अपलिफ्ट, डाउन रैपिंग ऑफ द नॉर्दर्न एज ऑफ द इंडियन प्लेट। कॉन्सेप्ट जो अगर मैं बात करूंगा इसके अंदर, देखो इंडो गैंजेटिक फोर डीप है ना ये, तो इसके अंदर मेरा हिमालयन अपलिफ्ट होता है। क्यों क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हिमालयन अपलिफ्ट हो रहा है, डाउन रैपिंग हो रही है नॉर्दर्न एज की ऑफ इंडियन प्लेट की। तो कंसेप्ट में बात करेंगे तो फोरलैंड बेसिन है ना। एग्जाम्पल इसमें मैं डायग्राम की जरूरत नहीं है, बस दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल में यहाँ पर थिक एलुवियल डिपोजिट्स देखने को मिलते हैं, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन। अगर बनाना है तो इंडिया का बना देना, पंजाब प्लेन और गंगा प्लेन, ठीक है, ये चीज बन जाएंगी। देयरफॉर अगर मैं तीनों को मिला के बात करूंगा, ये डी नहीं, इसको हटा, उसको तीनों को मिला के बात करूंगा, देयरफॉर इंडियाज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द बेस अपॉन विच डाइवर्स फिजियोग्राफिक फॉर्म हैव इवॉल्व्ड। आई बात समझ में, नॉर्मली आ गई ना बात समझ में, ये चीज आप एग्जाम के अंदर डायरेक्ट लिख सकते हो। देयरफॉर इंडियाज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड द बेस अपॉन विच डाइवर्स फिजियोग्राफिक फॉर्म हैव इवॉल्व्ड, है ना। आ गई बात समझ में, तो टाइम पर वेस्ट करूंगा, ठीक है। अब देखो, जो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है। फिजियोग्राफिक डिवीजन जिसको अपन बिल्कुल लॉजिकल बेसिस देखेंगे भाई, इसको अपन लोग ना पूरा का पूरा डिटेल में आज नहीं देखेंगे, धीरे धीरे मैं आप लोगों को माउंटेन्स, प्लेन्स, इन सब के बारे में समझाऊंगा। लेकिन आप ये मत समझना कि मैं जनरल स्टडीज टाइप का मैं आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, नहीं। जो मुझे जरूरी होगा ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, जो एग्जाम के लिए जरूरी होगा, अपन वही करेंगे, अपना पैटर्न ही यही है, ठीक है। तो भाई अपन इसमें लॉजिकल बेसिस क्या है भाई, ये क्यों है और क्यों क्या नहीं है, ठीक है। मतलब इसके अपन क्यों की बात करेंगे, क्या की बात नहीं करेंगे। अपन ये नहीं देखेंगे कि भाई मेरा जो टाइप हो गए माउंटेन में, हिमालयाज हो गए, वो हो गए, नहीं, ये क्या है, ठीक है, क्यों है, इसकी बात होती है फिजियोग्राफिक डिविजन्स के अंदर। आए बात समझ में, मतलब वाई की बात होती है, व्हाट की बात नहीं होती। वी डू नॉट टेल दैट, वी डू नॉट आस्क द क्वेश्चन अबाउट what are the mountains, but the question should be why the mountains are present over there। आई बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से अपन अगर बात करेंगे तो what does the surface relief of India look like, है ना, किस तरीके से हम लोगों का जो सरफेस है इंडिया का, सरफेस रिलीफ है इंडिया का, वो दिखाई देता है। तो अपन लोग रिलीफ से पहचान रहे हैं ना इस चीज को। तो देखो ये सबसे पहले किस पर बेस्ड है ना भाई, आप लोगों को दिखेगा कैसा, किस पर बेस्ड होगा, एक माउंटेन्स, दूसरा प्लेन्स, प्लेटूस, डेजर्ट, कोस्ट और आइलैंड। तो इन सब चीजों पर डिपेंड करने पे आप लोगों के फिजिकल डिवीजन्स आप लोगों को दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो मैंने फिजिकल डिवीजन्स बनाए ना, वो मैंने एनसीईआरटी के बेस पर बनाए हैं, याद रखना। वैसे जो है नेचुरली जो है 5 फिजिकल डिवीजन्स होते हैं। पहला होता है अपन लोगों का, मतलब देयर आर ओनली 5 फिजिकल डिवीजन्स when you read the standard books, but जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा हटके वो क्या करते हैं, इंडियन डेजर्ट को जो है वो अलग मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सोर्स आप लोगों को 5 जो है फिजिकल डिवीजन्स होते हैं। तो आप चाहो तो 5 डिवीजन्स लिखाना और आप चाहो तो 6 डिवीजन्स लिखाना, लेकिन उसके रीजंस दे देना कि भाई उन लोगों ने अलग माना है ना। तो देखो जो 5 स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन कौन से होंगे, हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, यही होंगे। लेकिन एनसीईआरटी ने जो है आप लोगों का जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके अंदर ही इंडियन डेजर्ट को भी कंसीडर कर लिया है। मतलब जो एनसीईआरटी ने जो है जो पेनिनसुलर प्लेट का जो पार्ट था एक इंडियन डेजर्ट, उसको उन्होंने अलग से कंसीडर किया है। मैं अभी रीजन बताऊंगा कि भाई क्या चल रहा था इनके दिमाग में। तो ये आप लोगों को 6 समझ में आई ये वाली चीज। अब क्या हम लोग इन पूरे 6 के 6 डिविजन्स को अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे? द आंसर इज नो। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? हम लोग कोई जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोगों को 300 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं और जितना जो चीजें जरूरी होंगी वो करेंगे, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो जो मैक्सिमम इंपोर्टेंट जो पार्ट है अपन लोगों का वो है हिमालयन माउंटेन्स एंड
पेनिनसुलर प्लेटू, तो उसके अंदर अपना इंडियन डेजर्ट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो नॉर्दर्न प्लेन हुआ, कोस्टल प्लेन हुआ, आइलैंड्स हुए, इन पर अपन कम फोकस करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े अपन लोग, चलो भाई। तो सबसे पहले वाई डेजर्ट इज इंक्लूडेड हेयर बट नॉट इन द स्ट्रक्चरल यूनिट। आपको मैंने जब स्ट्रक्चरल यूनिट्स बताई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक तो सिंपल सा क्या बता दिया था, गंगा प्लेन बता दिया था, इंडो गंजेटिक प्लेन बता दिया था, आप लोगों को हिमालयन रीजन बता दिया था, आप लोगों को प्लेटूज बता दिए थे, है ना। ये तीन चीज बताई थी, लेकिन उसके अंदर मैंने डेजर्ट को इंक्लूड नहीं किया था। इसमें क्यों कर रहा हूं मैं, इसमें क्यों कर रहा हूं? पहली बात, डेजर्ट इज अ क्लाइमेटिक इरोजनल सरफेस फीचर। क्या है? डेजर्ट एक क्लाइमेटिक इरोजनल सरफेस फीचर है। और जब मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरल यूनिट्स बताई थी तो उसमें मैंने क्या बोला था कि भाई जो मेरा पूरे का पूरा मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं वो मैं इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर कर रहा हूं। तो यहां पर तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना। तो ये क्लाइमेटिक इरोजनल सरफेस फीचर है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई नेचुरल हम लोगों का एंडोजेनेटिक फोर्सेस लग रही हैं उसके कारण मेरा डेजर्ट बन गया, तो है ना। एक बात समझ में आई। दूसरी चीज, स्ट्रक्चरली इट इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। अगर पूरा स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ये क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू है। पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट ही हम लोगों का एक इंडियन डेजर्ट के अंदर आता है ना। तो इसीलिए क्या है, ये मेरा स्ट्रक्चरल यूनिट का पार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज फिजियोग्राफिकली इट लुक्स डिफरेंट। भाई देखो, देखा जाए तो भाई ये जो फिजियोग्राफिकली जो है ना वो अलग दिखाई देता है, इसीलिए इसको सेपरेट कर दिया जाता है अपने किसमें, फिजियोग्राफिक डिविजन्स के अंदर। आई बात समझ में? देखो वैसे अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो स्ट्रक्चर वाइज तो हम लोगों को सब एक जैसे ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। बट केवल फिजियोग्राफिकली जो है वो थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। इसीलिए जो इंडियन डेजर्ट है, जो डेजर्ट है हम लोगों का, वो क्या है, हम लोगों का अपना स्ट्रक्चर वाले उसमें ना आकर फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर आता है। भाई हो सकता है फ्यूचर में ये चीज पूछ लें आप लोगों से, इसीलिए मैं ये चीज को लिख रहा हूं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, ये याद रखना। आई बात समझ में? पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहां पर आंसर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का क्या लॉजिक है भाई? एनसीईआरटी ने फिजियोग्राफी के अंदर विजिबल लैंडफॉर्म एक्सप्रेशन की बात की है। भाई क्या बोल रहे हैं, ये फिजियोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? विजिबल लैंडफॉर्म एक्सप्रेशन। तो उनको दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर डेजर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर प्लेटूज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हिमालयास दिखाई दे रहे हैं, है ना, कोस्टल प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये रहे, है ना। तो इस तरीके के जो है, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से लॉजिक बनाया है, इसीलिए उसके अंदर उन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, ना कि 5 पार्ट में, है ना। नाउ एग्जाम में क्या लाइन लिखोगी, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो मैं लिखता रहता हूं। इंडियाज फिजियोग्राफिक डिविजन्स आर ए डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स टेक्टोनिक हिस्ट्री एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, है ना। इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना, वो डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है टेक्टोनिक हिस्ट्री का और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का। आ गई बात समझ में, है ना। नाउ आई एम सॉरी, व्हाई सम रीजन्स अपीयर्स इन द बोथ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन। जैसा मैंने बताया कि अभी इधर डेजर्ट जो है उसमें शामिल नहीं है ना, लेकिन कुछ कुछ जो है इलाके जो हैं वो आप लोगों के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में भी दिखाई देते हैं और फिजियोग्राफिक डिवीजन में भी दिखाई देते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पर इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, है ना, तो स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी क्या है? देखो अपन उसको बोल नहीं रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेनिनसुलर सील्ड की बात बोल रहा हूं, तो पेनिनसुलर सील्ड के अंदर ही तो मेरा इंडियन डेजर्ट आ रहा है ना। पेनिनसुलर जो सील्ड है उसके अंदर मेरा क्या आ रहा है? पेनिनसुलर प्लेटू आ रहा है, उसी के अंदर मेरा इंडियन डेजर्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये सब कॉमन हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं है कि आप लोग कॉमन नहीं करोगे। भाई अगर आप लोगों का एक इलाका है, जैसे मैंने बोला कि भाई मैंने अगर एक चीज बोली कि भाई इंडिया है, एशिया के अंदर है, और जो इंडिया के अंदर आप लोगों का महाराष्ट्र है, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या जो मेरा महाराष्ट्र है वो एशिया के अंदर है? भाई है ना, वही तो चीज बोल रहे हैं ना, है। तो बस वही चीज, वही आंसर मैं इसमें भी दूंगा कि भाई मेरा इंडियन डेजर्ट जो है वो मेरा पेनिनसुलर सील्ड के अंदर है, चाहे वो मेरा पेनिनसुलर प्लेटू में है। तो पेनिनसुलर प्लेटू किसके अंदर है? पेनिनसुलर सील्ड के अंदर है। तो पेनिनसुलर सील्ड के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन डेजर्ट उसके अंदर ही होगा, है ना। ऐसी दूसरी चीज फिजियोग्राफिक आइडेंटिटी, भाई डेजर्ट लैंडफॉर्म है ये, है ना। रीजन क्लाइमेट प्लस विंड इरोजन मॉडिफाई सरफेस है ये,
है ना। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, दो स्ट्रक्चरली अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, है ना। अपन को पता है कि अगर स्ट्रक्चर में बात करोगे कि तो ये क्या है, ये मेरा पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। द इंडियन डेजर्ट इज ट्रीटेड एज द सेपरेट फिजियोग्राफिक यूनिट ड्यू टू द एरिड क्लाइमेट एंड इओलिन प्रोसेस। ये किसके में आप लिखेंगे, उस वाले में, ये वाली लाइन में, ये रीजन है, समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ सेम लॉजिक अप्लाई टू द अदर रीजन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है स्ट्रक्चरली बात करेंगे तो 4 डीप बेसिन, फिजियोग्राफिकली बात करोगे तो फ्लैट एलुवियल प्लेन। तो दोनों के अंदर ही तो चीज आएगी ना, नॉर्दर्न प्लेन जो होगी, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो 4 डीप बेसिन के अंदर आ रहा है, फिजियोग्राफिकली ये कैसा है, फ्लैट एलुवियल प्लेन के अंदर आ रहा है ना। तो ऐसे कोस्टल प्लेन जो है, कोस्टल प्लेन्स जो मेरे होंगे वो स्ट्रक्चरली एज ऑफ पेनिनसुलर शील्ड है और फिजियोग्राफिकली डिपोजिशनल प्लेन्स है ना। आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो स्ट्रक्चरली अंडमान फोल्ड माउंटेन्स है और लक्षद्वीप कोरल ओरिजिन है ना। लक्षद्वीप जो है कोरल ओरिजिन से है, तो इस तरीके से आइलैंड भी हो गए। लेकिन फिजियोग्राफिकली जो आइलैंड है वो सरफेस एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो बस कुछ नहीं है यार, नजरिया है अपन लोगों का। आई बात समझ में कि किस वे में आप लोग उसको, क्यों, कौन सा पर्सपेक्टिव से आप उसको देख रहे हो, आप उसको उसमें यूज कर सकते हो। लेकिन हर चीज में ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ है तो मैंने लॉजिक बता दिए। फ्लो चार्ट में क्या लिखोगे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल कॉज जो है, स्ट्रक्चरल यूनिट 3 है अपन लोगों की, मैंने बताई थी आप लोगों को कौन कौन से। नॉर्दर्न, अपने 1 मिनट दिखा देता हूं आप लोगों को, नहीं आप लोगों की क्या है। देखो स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी थी, पेनिनसुलर शील्ड थी, हिमालयन बेल्ट था और इंडो गैंजेटिक प्लेन था। और साथ में अपन लोगों का आगे बढ़े, ठीक है। और क्या बताया मैंने, टेक्टोनिक प्लस क्लाइमेट प्लस इरोजन की अगर मैं बात करूंगा, उसके बाद आप लोगों का सरफेस रिलीफ मिलेगा और आप लोगों को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में। चलो भाई अब देखो, आप लोगों के माइंड में एक चीज और आनी चाहिए कि मैंने आप लोगों को बता दिए दोनों के दोनों स्ट्रक्चर वाली बात है ना, पूरी स्ट्रक्चर की बात करा दी। तो क्या रिलीफ जो है अकेले ही है जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का बन रहे हैं, मतलब इज रिलीफ क्रिएटेड सोलली बाय दी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब केवल अकेले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से रिलीफ क्रिएट होता है, या फिर डू अदर फोर्सेस आल्सो प्ले अ रोल। तो भाई आंसर, मतलब सीधी बात है, इज रिलीफ क्रिएटेड सोलली बाय दी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और डू अदर फोर्सेस आल्सो प्ले अ रोल। सोचने की बात है कि केवल मैंने बोल दिया कि भाई जो स्ट्रक्चर्स है उसके कारण आप लोगों का पूरा का पूरा रिलीफ क्रिएट हो रही है, क्या कोई और फैक्टर्स है? हाँ भाई और फैक्टर्स है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? देखो, फैक्टर अप्रोच टू द फिजियोग्राफी, ये सोचने की बात है, फैक्टर अप्रोच टू फिजियोग्राफी। भाई कौन कौन से है? भाई एक बात याद रखना, आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में या किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर अगर देखने को भी मिलेंगे तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ यूज करना है। तो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट मिसिंग लिंक है जो कोई भी नोट्स के अंदर नहीं होती है। तो याद रखना, इंडियन फिजियोग्राफी इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इंटरेक्टिंग कंट्रोल्स नॉट अ सिंगल कॉज। याद रखना, इंडियन फिजियोग्राफी जो है वो मल्टीपल इंटरेक्टिंग कंट्रोल्स से बनी हुई है, नॉट सिंगल कॉज, कोई एक सिंगल कॉज नहीं है। द 5 कंट्रोलिंग फैक्टर, 5 कंट्रोलिंग फैक्टर याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, 5 कंट्रोलिंग फैक्टर है जिससे आप लोगों का इंडियन फिजियोग्राफी बना हुआ है, ठीक है। क्या है? पहला स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, दूसरा टेक्टोनिक्स, तीसरा क्लाइमेट, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, फिर टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट है, द फर्स्ट इज स्ट्रक्चर विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सेकेंड इज टेक्टोनिक्स, थर्ड इज क्लाइमेट, फोर्थ इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस, फिफ्थ इज टाइम। तो सबसे क्या बन रहा है आप लोगों का? प्रेजेंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, है ना। तो एग्जाम के अंदर क्या लिख के आ सकते हो आप लोग? फिजियोग्राफी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफाइड बाय द प्रोसेस ओवर टाइम, है कि नहीं है? तो अगर सबको मिलाओगे तो वही तो चीज हो गई, प्रोसेस ओवर द टाइम। तो प्रोसेस ओवर टाइम, स्ट्रक्चर मॉडिफाइड बाय द प्रोसेस ओवर टाइम, टेक्टोनिक, क्लाइमेट, यही तो प्रोसेस होंगी आप लोग, यार टेक्टोनिक होगी, क्लाइमेट होगी, जियोमॉर्फिक प्रोसेस होंगी। तो इन सब चीजों से मिलकर आप लोगों को क्या बनेगा? फिजियोग्राफी बनेगी इंडिया की, है ना। नाउ स्ट्रक्चरल कंट्रोल, स्ट्रक्चरल कंट्रोल अगर मैं देखूं तो व्हाट स्ट्रक्चर डिसाइड, भाई क्या डिसाइड करता है स्ट्रक्चर किसी भी चीज का? तो लोकेशन ऑफ माउंटेन बताता है, ये स्टेबिलिटी वर्सेस इनस्टेबिलिटी बताता है,
बेसिक रिलीफ फ्रेमवर्क बताता है। लोकेशन ऑफ माउंटेन्स, स्टेबिलिटी वर्सेस इनस्टेबिलिटी, बेसिक रिलीफ फ्रेमवर्क। आई बात समझ में, है ना। तो भाई स्ट्रक्चरल कंट्रोल क्या बता रहा है आप लोगों का, व्हाट स्ट्रक्चर डिसाइड लोकेशन ऑफ माउंटेन्स, स्टेबिलिटी वर्सेस इनस्टेबिलिटी, बेसिक रिलीफ फ्रेमवर्क। आई बात समझ में, यही चीज मैंने आप लोगों को बताया था। एग्जाम्पल के तौर पर हिमालयास, हिमालयास क्या है भाई, फोल्ड माउंटेन्स। प्लेटूस जैसे ब्लॉक एंड रेसिडुअल रिलीफ। प्लेन्स डिपोजिशनल सरफेस, है ना। तो बिल्कुल आप लोगों को अगर स्ट्रक्चरल कंट्रोल के अंदर एक की लाइन दिमाग में रखनी है तो क्या लिखोगे, स्ट्रक्चर प्रोवाइड द बेस नॉट द फाइनल फॉर्म। याद रखना, स्ट्रक्चर एक बेस प्रोवाइड करता है ना कि एक फाइनल फॉर्म। यही चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना। चलो, टेक्टोनिक कंट्रोल डायनेमिक डायमेंशन है ये, है ना। टेक्टोनिक कंट्रोल जो है डायनेमिक डायमेंशन है। तो अगर मैं बेसिक आइडिया लूं, किस पर बेस्ड है ये, स्ट्रक्चर इज स्टैटिक, टेक्टोनिक्स इज एक्टिव। क्या है, स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिक है, टेक्टोनिक्स जो है वो एक्टिव है। आई बात समझ में। व्हाट टेक्टोनिक कंट्रोल्स, क्या है, टेक्टोनिक्स कंट्रोल क्या करते हैं, पहला अपलिफ्ट एंड सब्सिडेंस, क्या, अपलिफ्ट एंड सब्सिडेंस। दूसरा फॉल्टिंग एंड अर्थक्वेक। तीसरा रिलीफ रिजुविनेशन। क्या, अपलिफ्ट एंड सब्सिडेंस, फॉल्टिंग एंड अर्थक्वेक्स, रिलीफ एंड रिजुविनेशन। आई बात समझ में, है ना। आपको पता है वैसे भी। अब ये चीज आप बोलोगे अरे सर ये तो आप ऐसे निकाल रहे हो, भाई आप जियोमॉर्फोलॉजी देखो ना, मेरा जियोमॉर्फोलॉजी का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 2, प्लीज वो लोग पहले देख लो, जिससे ये चीज समझ में आएगी। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिक पहले पता होना चाहिए, ये तो बस साथ में चलती जाती है। एग्जाम्पल्स, हिमालयन अपलिफ्ट किसके कारण हो रहा है भाई, टेक्टोनिक्स के कारण, तो डीप जॉर्जेस देखने को मिल रहे हैं। फोर डीप सब्सिडेंस, थिक एलुवियम हो रहा है ना। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, एक्टिव टेक्टोनिक्स कंटिन्यूअसली मॉडिफाइज इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। क्या, एक्टिव टेक्टोनिक कंटिन्यूअसली मॉडिफाई कर रहा है इनहेरिटेड स्ट्रक्चर्स को। आई बात समझ में, है ना। आगे बढ़े। नाउ तीसरा है, अगला है क्लाइमेट कंट्रोल। वाई सेम स्ट्रक्चर लुक डिफरेंट, ये चीज समझाता है ना। भाई एक ही स्ट्रक्चर है फिर भी अलग अलग दिखाई देता है, जैसे डेजर्ट, है ना। तो क्लाइमेट रीसेप रिलीफ विदाउट चेंजिंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। भाई क्लाइमेट जो है वो पूरा रिलीफ को भी चेंज कर देता है बिना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज किए। एग्जाम्पल के तौर पर सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट रिलीफ, है ना। सेम स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट रिलीफ होगी, रीजन क्या होगा वही बताता हूं। जैसे पेनिनसुलर सील्ड है, पेनिनसुलर सील्ड स्ट्रक्चर है मेरा, दोनों ही सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन रिलीफ जो होंगी लेटराइट प्लेटू। अगर मेरा ह्यूमिड क्लाइमेट हुआ तो लेटराइट प्लेटू देखने को मिलेगा, अगर मेरा एरिड क्लाइमेट हुआ तो थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो ये क्या हुआ आप लोगों का, क्लाइमेटिक कंट्रोल है, तो जो रिलीफ को चेंज कर रहा है। तो क्लाइमेट एक्ट एज दी मॉडिफाइंग एजेंट ओवर द स्ट्रक्चरल इनहेरिटेंस। तो स्ट्रक्चर तो वही है लेकिन फिर भी उसको मॉडिफाई कर रहा है। आई बात समझ में ये चीज। नेक्स्ट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस कंट्रोल। क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस कंट्रोल मतलब प्रोसेस थिकनिंग। तो डोमिनेंट प्रोसेस बाय रीजन, तो रीजन क्या है भाई, हिमालयास, हिमालयास में फ्लूवियल एंड ग्लेशियल इरोजन, प्लेन्स में डिपोजिशन, डेजर्ट में इओलियन, कोस्ट में मरीन। आई बात समझ में, है ना। तो देखो वही है, रीजन कौन से हो गए आप लोगों के, हिमालयन। हिमालयन रीजन में कौन सी प्रोसेस होती है, एक तो फ्लूवियल प्रोसेस होती है, बारिश पानी वानी जो नदी का है ना वो बहता हुआ पानी, ग्लेशियल इरोजन। नेक्स्ट प्लेन्स के अंदर क्या होगा, डिपोजिशन होगी, डेजर्ट के अंदर एओलिन होगी, एओलिन मतलब हवा से, है ना, एयर से जो हो रहा होगा ना, मैंने बताया था उस टाइम पे। कोस्ट में मतलब मरीन के कारण ये चीज हो रहा है ना, सी के कारण। मैं सब बता चुका हूँ आप लोग को, ओशनोग्राफी के अंदर उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। डेजर्ट में जियोमॉर्फोलॉजी में बता चुका था सब कुछ। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस कंट्रोल भी इस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो एग्जाम में क्या लोगे, रिलीफ रिफ्लेक्ट डोमिनेंस ऑफ स्पेसिफिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एग्जाम्पल गंगा प्लेन अग्रेडेशन होता है, थार डेजर्ट ड्यून्स एंड डिफिलेशन होता है। आई बात समझ में, है ना। नाउ नेक्स्ट, बट ये जो फैक्टर है, जो लास्ट फैक्टर है टाइम फैक्टर, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन जैसे टाइम फैक्टर है पॉलीसाइक्लिक इवोल्यूशन। आप लोगों को जब मैंने जियोमॉर्फोलॉजी करा रहा था तो उसमें मैंने पॉलीसाइकिल बताए थे आप लोगों को, याद हो तो, है ना। तो बस वही चीज है टाइम फैक्टर मतलब पॉलीसाइक्लिक इवोल्यूशन। तो कोर आइडिया क्या है इसका, इंडियन फिजियोग्राफी इवॉल्व इन
मल्टीपल जियोलॉजिकल साइकिल, बहुत अलग अलग थी। साइकिल्स कौन सी थी भाई, ये दिमाग में रख लो, है ना, जाना अच्छा रहता है। साइकिल्स हैं प्री कैम्ब्रियन स्टेबलाइजेशन, प्री कैम्ब्रियन स्टेबलाइजेशन। फिर उसके बाद आई गोंडवाना सेडिमेंटेशन। क्या आई, देखो प्री कैम्ब्रियन टाइम पर क्या हुआ, स्टेबलाइज होना स्टार्ट हुआ। गोंडवाना के टाइम पर सेडिमेंटेशन स्टार्ट हुआ। फिर डेक्कन वॉल्केनिक, जब मेरा जो प्लेट्स जो थी वो मेरी यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी, तो क्या था उस टाइम पर मेरे यहां पर रिंग थी, फायर रिंग थी। तो क्या हो गई आप लोगों की, ये हो गया आप लोगों का, यहां पर आप लोगों का डेक्कन वॉल्केनो से स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम की बात है। फिर हिमालयन ओरोजेनी, फिर वो जैसे वो टकरा गई उससे, तो फिर मेरे हिमालयास बनना स्टार्ट हो गए। फिर क्वाटरनरी मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, जो आज के टाइम पर जो अभी भी मॉडिफाई हो रहा है वो चीज हुई। मतलब प्री कैम्ब्रियन स्टेबलाइजेशन का मतलब है उस टाइम पर वो किससे, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था हम लोगों का। गोंडवाना लैंड याद है ना आप लोगों को, मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा बताया था। तो ये पांचों के पांचों ये साइकिल जरूर दिमाग में रखना कि ये साइकिल से अपनी पूरी इंडिया निकली है। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर, तो प्लेटूज जो होंगे वो ओल्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। उनमें क्या हो गया है, पूरी ऊपर से क्या हो गई है, घिस गई है वो चीजें, है ना, ये चीजें आराम से। नेक्स्ट इज हिमालय जो है वो बिल्कुल यंग है, प्लेन जो है वो यंगेस्ट है, ठीक है, सबसे यंगेस्ट वही है ना। तो गोल्डन लाइन अगर लिखोगे तो इंडियन रिलीफ इज द पॉलीसाइक्लिक इन नेचर, याद रखना इंडियन रिलीफ जो है वो पॉलीसाइक्लिक है। तो देखो कहीं भी अगर नहीं भी आता है ना, तो जो मैंने लाइन जो लिखी हुई है ना, हर उसमें एक एक लाइन एग्जाम लाइन, तो प्लीज वो लाइन जरूर अपनी एक जगह लिख लेना, जिससे आप लोगों को पूरे फैक्टर्स का एक साथ लिख दोगे, है ना, कि ये फैक्टर्स है और ये वाला रीजन है। जैसे मैं बता देता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को टिप देता हूँ एक, नॉर्मली क्यों मैं वो करूँ, तो देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि फैक्टर अप्रोच बाय द फिजियोग्राफी के अंदर मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि फिजियोग्राफी इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर मॉडिफाइड बाय प्रोसेस ओवर टाइम। उसके बाद क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। अब 5 लाइन कौन कौन सी लिखोगे वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। पहले लिखोगे स्ट्रक्चर प्रोवाइड द बेस नॉट द फाइनल फॉर्म। फिर लिखोगे एक्टिव टेक्टोनिक कंटिन्यूअसली मॉडिफाई इनहेरिटेंट स्ट्रक्चर। फिर लिखोगे क्लाइमेट एक्ट एज द मॉडिफाइंग एजेंट ओवर द स्ट्रक्चरल इनहेरिटेंस। उसके बाद लिखोगे रिलीफ रिफ्लेक्ट डोमिनेंस ऑफ स्पेसिफिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। उसके बाद लिखोगे इंडियन रिलीफ इज पॉलीसाइक्लिक इन नेचर। बस ये आप लोग लिख लेना। अभी अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो साथ में लिखते जाओ ये चीज को, ठीक है। अब देखो एग्जाम एंगल की अगर मैं बात करूं तो भाई मैंने ये चीज लिखा दी, ये सेक्शन पूरा लिखवाया ये आप लोगों को कि भाई फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये वाला जो आंसर दिया है। तो भाई एग्जाम में आप लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है भाई, ये आप लोग क्या आंसर दे सकते हो, ये हेल्प करेगा आपको आंसर देने में। ऐसे क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा आ गया, एक्सप्लेन फैक्टर्स कंट्रोलिंग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, सोचो तो जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे ना वो कौन से फैक्टर्स यूज करेंगे, एक या दो जाना चाहता, लेकिन आपके पास अब पांचों फैक्टर्स हैं। ये मेन 5 फैक्टर्स हैं जो आप लोगों के यूज होंगे। दूसरा, वाई इंडियन रिलीफ इज डाइवर्स, ये सबसे बड़ी बात है। जैसा क्वेश्चन अगर आ जाए, एक्सप्लेन अनोमलीज इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स, है ना। आप लोगों को पता है कि मैंने डिविजन्स तो कर दिया, जैसे हिमालयास कर दिया, हिमालयास रीजन के अंदर भी मेरे को प्लेन्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को प्लेटूज भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्यों हो रहा है, ये पांचों जो रीजन है वो क्रिटिकली एनालाइज रोल ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी चीज है आप लोगों का, आई बात समझ में। तो साथ में लास्ट में एक चीज लिख दो ना, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड दी फाउंडेशन वाइल क्लाइमेट प्रोसेस एंड टाइम डिटरमाइन दी फाइनल फिजियोग्राफिक एक्सप्रेशन। इसने सिर्फ आप लोगों को क्या बनाया है, फाउंडेशन बनाया है, लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग क्या करेगी, ये चीजें करेंगी। हो गया ना। चलो भाई अब देखो ये हो गया आप लोगों का। अब देखो मल्टी थ्योरी एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। भाई पूरी की पूरी इंडिया का अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो इसके लिए काफी थ्योरीज आई हैं, है ना, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आप लोगों को बताने पड़ेंगी। मैं भाई ये वाला डायमेंशन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसी साल एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक इस साल आया था कि 2024 में आया था, आई डोंट रिमेंबर येट। उसमें क्या था, उनने पूछ लिया था व्हाट आर दी थ्योरीज विच एक्सप्लेन दी क्या शिवालिक्स, क्या शिवालिक्स, ठीक है। वो मैं आगे जब मैं हिमालयस कराऊंगा तब भी बताऊंगा, लेकिन अगर उन्होंने पूरा इंडिया का पूछ लिया फिर, है ना, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए ना अपन लोगों को। तो इसीलिए मैं मल्टी थ्योरीज एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं आप लोगों को। तो देखो सबसे पहले आप ब्रॉड आइडिया समझ लो कि भाई सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक पेंजिया था, ये मेरा पेंजिया है ना, तो ये देखो मेरा एक पूरा पेंजिया था। फिर क्या हुआ, ये थोड़ा सा टूट के
टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। क्या? लॉरेशिया एंड गोंडवाना। पेंजिया का ब्रेकअप हुआ और आप लोगों का लॉरेशिया और गोंडवाना बना, जिसमें गोंडवाना लैंड के अंदर मेरा इंडिया भी शामिल था। क्या था? गोंडवाना लैंड के अंदर मेरा इंडिया भी शामिल था। अब आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, सॉरी, इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब किसके अंदर थे? गोंडवाना लैंड के अंदर थे, है ना। लेकिन हम तो इंडिया का देख रहे हैं, तो सिर्फ हमें ये देखना है कि पेंजिया टूटकर उसमें क्या बना? अपना लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड आया। फिर क्या हुआ? उसके बाद कुछ टाइम बाद 150 मिलियन ईयर अगो, 75 मिलियन ईयर के आसपास जो था, इंडियन प्लेट सेपरेट हो गई। अब देखो, अगर आप लोगों को ये बोल रहे होगे अरे सर कैसे हो गई, तो ये देखो आज के टाइम भी अगर आप देख रहे होगे तो मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर, ये रहा मेडागास्कर, तो मेडागास्कर जो है वो मेरा अफ्रीका से अभी भी टूटा हुआ है, तो वो मेडागास्कर भी इंडियन प्लेट की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से अभी भी जा रही है चीजें, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही ये सेपरेट हुई तो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ, जो फास्टेस्ट ड्रिफ्ट था, मतलब इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ, जो 15 से 25 सेंटीमीटर पर ईयर आज के टाइम पे भी चल रही है ना। तो फास्टेस्ट ड्रिफ्ट था ये। तो अब क्या था? अब इसके बीच में क्या था? आप लोगों का ये 33C था। क्या था? 33C था। ये रहा, मान लो ये है मेरा इंडिया, ठीक है, ये मेरा जा रहा है टूट के, ये मेरा इंडिया जा रहा है। तो ये जो बीच में ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये पूरा जो था मेरा क्या था? 33C था। क्या था? 33C था। अब 33C के बीच में चूंकि ये मेरा क्या हो रहा है, आप लोगों का दोनों प्लेट्स जो है आपस में जा रही हैं, तो ये क्या होगा? यहाँ पर सेडिमेंटेशन जो बीच में था तो वो ऊपर उठेगा ना। एक बात बताओ, यहाँ पर मेरा एक बेसिन है इस तरीके से, यहाँ पर मेरे सेडिमेंटेशन बहुत अच्छा खासा हुआ है आसपास के कोस्टल एरिया के कारण। अब ये चीजें मेरी पास में आ रही हैं। अब जब ये चीजें पास में आएंगी तो क्या ये सैंड भी स्क्वीज नहीं होगी एक दूसरे के साथ? जब ये चीजें स्क्वीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, तो 33C में सेडिमेंटेशन होगा, क्योंकि ये पास में आ रहा है, क्योंकि टूट रहा है अभी, है ना। जब टूटेगा तो जब अब उसके बाद क्या होगा? ये स्क्वीज भी होगा। उसके बाद जो है मेरा इंडियन प्लेट जो थी वो कोलाइड कर गया यूरेशिया के साथ, तो वो हो गया। ऐसे ही अब जैसे यूरेशिया के साथ कोलाइड किया तो जो मेरा सेडिमेंट थे तो स्क्वीज होने के कारण ऊपर आए और उसकी फोल्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, फोल्डिंग स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब ये हिमालयन बनना स्टार्ट हुए, तो हिमालयन ओरोजनी बनी। फिर 4D फॉर्मेशन हुआ, जो मेरा इंडो गैंजेटिक प्लेन के टाइम है आसपास है ना। 4D फॉर्मेशन मतलब नीचे वाला, ऊपर भी बढ़ रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है आप लोगों का। तो प्रेजेंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया आप लोगों की आज देखने को मिली इस तरीके से। तो ये तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? बेसिक आइडिया बता दिया कि इस तरीके से मेरा इंडिया बना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अलग अलग थ्योरीज की बात करूं, मैंने मल्टी थ्योरीज दी है ना, तो उनमें सबसे अच्छी थ्योरी जो है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्योंकि देखो नॉर्मली अपन लोगों को लिखना ही है, तो सबसे पहले लिखोगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज बोली थी आप लोगों को कि भाई मेरा ये है पूरा का पूरा टूट के जो प्लेट है वो यहां से यहां चली गई, तो भाई क्या अपने आप चली गई? तो इसके लिए अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। अब जिन लोगों को इसको और डिटेल में पढ़ना है वो मेरा जियोमॉर्फोलॉजी का मॉड्यूल 2 देख सकते हैं, पूरा मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो भाई कोर आइडिया क्या था इसके अंदर? कॉन्टिनेंट्स वर वंस यूनाइटेड एज द पेंजिया, लेटर स्प्लिट इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, है ना। अगर मैं इंडिया के लूप में अगर इसको अप्लाई करूं, ये चीज तो अपने वैज्ञानिक ने बोल ही दिया है, और इंडिया में अगर एप्लीकेशन दूं तो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड आफ्टर सेपरेशन, टूटने के बाद नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हुआ। एविडेंस क्या है भाई इसके? भाई कैसे पता चला? अपन के वैसे मन से अपन के थे उस टाइम पे 100 मिलियन ईयर होगा, वहां थे क्या? नहीं थे ना। तो सिमिलर अपन को क्या दिखा भाई? गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स जो हैं, गोंडवाना कोल्ड फील्ड जो है वो बिल्कुल सिमिलर कोस्ट डिपोजिट देखने को मिल रहे हैं अफ्रीका और इंडिया में। सोचो, मैचिंग फॉसिल विथ अफ्रीका, तो अफ्रीका में जो अपने पुराने फॉसिल्स थे ना वो मेरे इंडिया के अंदर भी बिहार ईयर के टाइम पे भी दिखाई दे रहे हैं। लिमिटेशंस कुड नॉट एक्सप्लेन फोर्स ऑफ मूवमेंट, भाई जो अपनी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी ना वो ना एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं आई थी,
है ना, तो इसीलिए ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो बस वही चीज है, जो मेरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वो थी ना, वही सेम चीज आप इसमें यूज कर सकते हो। ये मैंने क्यों लिखा है भाई, आप लोगों को एक जगह इकट्ठा हो जाए स्ट्रक्चर। आप लोगों को ये यूज क्या करना है, जब क्वेश्चन जो है ना वो हिस्टोरिकल या इवोल्यूशनरी हो, कैसा हो, हिस्टोरिकल या इवोल्यूशनरी हो, है ना। ऐसे ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, फिर क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो भाई मैकेंजी और पार्कर ने दी थी 1967 में, ठीक है, मॉर्गन में। तो कोर आइडिया क्या था भाई, मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में दी और मॉर्गन ने इसको और अच्छे तरीके से इसको मॉडिफाई किया। तो कोर आइडिया क्या दिया, लिथोस्फीयर डिवाइडेड इनटू द रिजिड प्लेट। देखो आप लोगों को अगर देखना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो आप देख लेना, बस मोटा मोटा समझ जाओ ये चीज। मैं अभी आप लोगों को यही बता सकता हूं क्योंकि फालतू में और टाइम बढ़ जाएगा, आप लोगों का 15 से 20 मिनट समझाने में लग जाती है इस चीज को। तो लिथोस्फीयर जो है आप लोगों का रिजिड प्लेट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जब रिजिड प्लेट्स में डिवाइड होगा तो प्लेट क्या होगी, वो मूव होंगी एस्टोनोस्फीयर के ऊपर। आपको पता है कि जो मेरी इंडियन ही नहीं, जो मेरी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है उसके अंदर लिथोस्फीयर जो है एस्टोनोस्फीयर के ऊपर स्लाइड कर रहा है। अब बोलोगे अरे सर ऐसे, भाई आप ना मेरी प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर देख लो, समझ में आ जाएगी चीज। तो बस ये समझ जाओ कि भाई एक लिथोस्फीयर प्लेट है जो कि रिजिड प्लेट है, ठीक है, अलग अलग रिजिड प्लेट्स में डिवाइडेड है, जो कि अपना एस्टोनोस्फीयर में क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर मैं इंडिया के केस में बात करूंगा आई एम सॉरी, तो इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थवर्ड मूव कर रही है। जो मैंने अभी आप लोगों को पूरा स्टार्टिंग में बताया था ना, वही सब चीजें अपन लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन कौन सी थ्योरीज यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। कोलिजन विद द यूरेशियन प्लेट, तो क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट के साथ जो कोलाइड कर गई और आप लोगों का हिमालयन ओरोजनी बनी, है ना। तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, ऑन गोइंग अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज, अभी भी हो रहा है अपलिफ्ट, ठीक है। फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स देखने को मिल रहे हैं भाई, हर 10 साल में हिमालय का बहुत देखा जाता है कितनी हाइट बढ़ गई, है ना भाई। अर्थक्वेक्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज देखने को मिल रही है ना। तो देखो बिफोर आई एम सॉरी, इंडियन प्लेट जो है वेरी ओल्ड रॉक है ना। तो देखो यूरेशियन प्लेट ये थी यहाँ पर, तो उस टाइम पे मान लो एक रेफरेंस पॉइंट ये मान लिया मैंने, ठीक है। तो उस टाइम पे कहते ये चल रही है, तो टिप ऑफ द इंडियन प्लेट है ये, तो है ना, वो सबसे कमजोर होती है इंडियन प्लेट की टिप। तो जैसे ही इससे टकराएगी तो देखो सारी सारी चीजें टूटेंगी, है ना, ये फ्रेगमेंट हो रहा है। और एंशिएंट ओशन क्रस्ट यहाँ देखने को मिल रही है, ये क्या देखने को मिल रही है, एंशिएंट ओशन क्रस्ट, है ना। तो ये क्या होगी, जो ओशन क्रस्ट जो होगी वो आप लोगों की इसके ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगी, यूरेशियन प्लेट। अब क्या होगा, ये वाली जो चीजें हैं, ये तो कॉन्टिनेंट, आपको पता है कि जो मेरी ओशन क्रस्ट जो होती है, ओशन प्लेट जो होती है वो नीचे जाती है। मैंने जब आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक्स बताया था उस टाइम में मैंने बताया था कि जो ओशनिक प्लेट जो होती है वो मेरा सबडक्ट करती है। अगर मेरा कॉन्टिनेंटल मार्जिन, अगर मेरा कॉन्टिनेंट ओशन से टकराएगा तो कॉन्टिनेंट ऊपर जाएगा क्योंकि वो हल्का होता है, और ओशनिक प्लेट जो होगी वो नीचे जाएगी क्योंकि वो हैवी होती है ना। तो बस वही वाली बात है कि जो इंडियन जो प्लेट जो होगी ना वो ऊपर चले जाएगी, तो राइजिंग हिमालयास, है ना। तो राइजिंग हिमालयास, तो इसीलिए ये क्या हुआ मेरा, ये जो चीज है वो नीचे चली गई, यूरेशियन प्लेट, है ना, इसके, और जो मेरा और टकराई रही है ना, और बाकी के जो है हिमालय जो है वो राइज कर रहे हैं। तो जो मेरी ये जो रेफरेंस पॉइंट था वो मेरा कहाँ पहुंच गया, वो यहाँ पहुंच गया, है ना। नॉर्मली बस कुछ नहीं करना, आप लोगों को दो प्लेट आपस में टकरानी है यार, ठीक है। ये मेरी इंडियन प्लेट है, ये ऐसे गई, ये यहाँ से टकराई, और ये मेरी यूरेशियन प्लेट है। बस इस तरीके से कर देना, यूरेशियन प्लेट इस तरीके से, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा डाउनवर्ड हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा 33 का था, तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन के कारण अपलिफ्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगला है जियोसिंक्लाइनल थ्योरी। क्या है जियोसिंक्लाइनल थ्योरी, क्लासिकल यूज, ठीक है, क्लासिकल। तो बिल्कुल सिलेक्टिवली यूज करना है अपन को इसको। हाल एंड डाना ने दिया था, ये आपको याद होगा, अगर जियोसिंक्लाइनल थ्योरी अगर आपको याद हो तो लॉन्ग नैरो डिप्रेशन होता है ये जियोसिंक्लाइन। मैंने बताया था ना 33C है, 33C है बीच में आप लोगों का, तो 33C के बीच में क्या सेडिमेंटेशन है। जब सेडिमेंटेशन होगा और स्क्वीज करेंगे एक दूसरे को तो क्या होंगे, वो फोल्डिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो वही बात है कि जो 33C जो होगा, जो लॉन्ग नैरो डिप्रेशन जिसको मैं 33C बोल रहा हूं, वो फिल्ड विथ सेडिमेंटेशन है, जिसके कारण आप लोगों का जैसे स्क्वीज होगा तो फोल्ड होगा और माउंटेन्स बन जाएंगे। एप्लीकेशन अगर यूज करोगे तो 33C एज दी जियोसिंक्लाइन, है ना। 33C जो होंगे वो जियोसिंक्लाइन की तरह आप यूज कर सकते हो। सेडिमेंट फोल्डेड टू फॉर्म हिमालय, सेडिमेंट जो है वो हिमालय को बनाने के लिए फोल्ड हो रहे हैं। लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं
तो स्टैटिक थ्योरी इग्नोर प्लेट मूवमेंट, स्टैटिक थ्योरी जो है जो कि प्लेट मूवमेंट को इग्नोर करती है। यूज ओनली एज बैकग्राउंड और क्रिटिसिज्म, आई बात समझ में, है ना। आप लोगों को हमेशा इसको केवल कभी कब यूज करना है जब आप बिल्कुल बैकग्राउंड लिख रहे हो या क्रिटिसिज्म कर रहे हो। ये मैं क्यों लिखता जा रहा हूं कि भाई अगर आप लोगों को नहीं पूछा है, और मैंने बोला है कि अभी तक पूछा नहीं गया है, अगर नहीं पूछा है तो आप लोगों को इसको यूज करके आना ही आना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट थ्योरी, क्या है, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट थ्योरी। ये तो आपको याद होगा, एरियन प्रेट थ्योरी, है ना। जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं, जो लोगों ने पहले से ही मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं हो रही होगी। जो पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि प्लीज वो मेरा पहले वो वाला मॉड्यूल देख लें, नहीं तो ये चीज इतना समझ में कम ही आएगी, ठीक है। बस यहाँ पर फिर तो यही होगा भाई ये होता है, ये होता है, कोई मतलब नहीं है। आई एम सॉरी, पूरा आइडिया, अर्थ क्रस्ट फ्लोट इन द ग्रेविटेशनल बैलेंस, अर्थ क्रस्ट फ्लोट इन द ग्रेविटेशनल बैलेंस। और हाँ, एक और चीज है, जाना ना एक्सप्लेन करने का कारण ये भी है क्योंकि आप लोगों के नोट्स ज्यादा बल्कि ना हो, और जितना मेरा इंडियन में जरूरी है उतना ही अपन लोग करेंगे। तो ये जो लाइंस है ना, इतनी ही बहुत जरूरी है, उसके अलावा जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन हिमालयन अपलिफ्ट अकम्पनीड, चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से, मैं बीच में भटक गया था, मैंने क्या बोल रहा था। तो कोर आइडिया जो है, अर्थ करंट जो है वो फ्लोट कर रही है ग्रेविटेशनल बैलेंस के साथ, है ना। तो एप्लीकेशन हिमालयन अपलिफ्ट पूरी तरीके किससे हो रहा है आप लोगों का, 4D फॉर्मेशन से, इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है ना उससे। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, आइसोस्टैटिक कंपनसेशन एक्सप्लेन्स द साइमल्टेनियस अपलिफ्ट ऑफ हिमालयास एंड सब्सिडेंस ऑफ फॉरलैंड बेसिन। क्या है भाई, आइसोस्टैटिक कंपनसेशन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है साइमल्टेनियस अपलिफ्ट ऑफ हिमालयास एंड सब्सिडेंस ऑफ फॉरलैंड बेसिन। आई बात समझ में, है ना। तो देखो आप इसमें आप पूरा का पूरा बनने का डायग्राम बना सकते हो। पहला, जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द नॉर्थ इंडिया, क्या है भाई, पूरा का पूरा जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं आप लोगों का। भाई ये क्या है, पेनिनसुलर शील्ड ऑफ इंडियन प्लेट है ना। ये आप लोगों को पता होगा, ये तिब्बतन प्लेटू है ना, तिब्बतन प्लेटू आपको पता होगा। तो ये पूरा क्या है, ये पेनिनसुलर शील्ड ऑफ इंडियन प्लेट है, और बीच में आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, इंडो गैंजेटिक प्लेन, एलुवियल सेडिमेंटेशन जो था, है ना। अब ये जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, क्या है, ये मेरा मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। अब ये सेंट्रल थ्रस्ट क्या होता है, मैंने प्रीवियसली भी बताया था, एक धक्का होता है। आई एम सॉरी, एक धक्के से कितना फोर्स से ये इससे टकरा रहा है ना, कितनी फोर्स से टकरा रहा है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो हो गया, उसके बाद जो है ये जो है मेरी यूरेशियन प्लेट है, क्या है, ये मेरी यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट से जैसे टकराएगा ये चीज, तो क्या बनेगा, यहां पर मेरा उठेगा तो हिमालयी फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, है ना। बाउंड्री थ्रस्ट हो गया, ये हो जाएगा मेरा MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये मेरा बाउंड्री थ्रस्ट हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ द प्लेट मूवमेंट इस तरह के, इस तरफ है, तो ये इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है ना, इधर टकरा है। तो यूरेशियन प्लेट जो थी यहाँ पे हो गई आप लोगों की। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। नहीं है तो एक और चीज भी है, इंडियन प्लेट वर्सेस यूरेशियन प्लेट कोलिजन, किस तरीके से कोलाइड किया था भाई। देखो इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट ये है, ये मेरा तिब्बतन प्लेटू था, ये कॉन्टिनेंटल ये है पूरा, है ना। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन 4D, है ना, इंडो गैंजेटिक प्लेन 4D पे ये पूरा। तो मेन हिमालयन थ्रस्ट ये बन रहा है मेरा, आप लोगों का ये मेन हिमालयन थ्रस्ट है ना। ये हिमालयस है, आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये हिमालयस है, ये है मेन हिमालयन थ्रस्ट। फिर ओशनिक क्रस्ट है ये, अब ओशनिक क्रस्ट तो नीचे जाएगी, ये चीज ऊपर जाएगी, यूरेशियन प्लेट ये हो गया, है ना। आपको बनाना ये बना लेना, नहीं तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से इंडियन प्लेट है। देखो कितना, आप लोग बोलोगे अरे सॉरी तो बहुत टफ हो गया, कितना देर लगेगी। देखो कितना सिंपल है बनाने में। नॉर्मली ये बनाया आप लोगों का, ये यहाँ से निकल गया, ये इस तरीके से बना, यहाँ पर मेरा हिमालयन बन गए, और ये मेरा MPC बन गया, ये बन गया, ठीक है, हो गया। बस आराम से कर देना, इस तरीके से कॉन्टिनेंट हो गया। बस ये तिब्बतन प्लेटू हो गया, ये इंडियन प्लेट हो गया, इंडो गैंजेटिक प्लेन 4D हो गया, ये ओशन क्रस्ट हो गया, ठीक है, मीन हिमालयन थ्रस्ट हो गया, ओशनिक क्रस्ट जो हो गया हिमालयस हो गई, है ना। आई बात समझ में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस रिलीफ लिंकेज, भाई प्रोसेस रिलीफ का लिंकेज भी तो अपन को दिखाना पड़ेगा क्या होता है। तो एंडोजेनिक से एक्सोजेनिक कंटिन्यूएशन, कैसे भाई, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में लेके जाएगा, फिर रिलीफ फॉर्मेशन होगा, इरोजन एंड डिपोजिशन होगा, उसके बाद फिर प्रेजेंट फिजियोग्राफी जैसी आप लोगों को दिखाई दे रही है वैसी बन जाएगी। तो ये फ्लो चार्ट आप लोगों को बना देना है। एग्जाम्पल के तौर पर
हिमालयास जो है वो रिवर्स, है ना, फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बन रहे हैं, फिर प्लेटूज से वाटरफॉल्स और सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। आई बात समझ में? इस तरीके से लिख देना, ये पूरी प्रोसेस है पूरी आप लोगों की। एंडोजेनेटिक से एक्सोजेनिक हो गया। भाई हिमालय से तो रिवर हो रही है ना आप लोगों की, जब रिवर बन रही है तो इससे के कारण क्या हो रहा है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बन रहे हैं। ऐसे प्लेटूज में वाटरफॉल्स हो रहा है तो उसके कारण आप लोगों का सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है ना। नाउ और इंटरलिंकेज देख लो भाई, ये जो है एग्जाम में मैं एक्स्ट्रा जो है आप लोगों के लिए लिखवा रहा हूं, एग्जाम के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखाना। इंटरलिंकेजेस, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। देखो अलग अलग जो अपने हेडिंग्स होंगे ना उसमें अलग अलग एग्जांपल्स आप लोग करके आ सकते हो। फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, तो भाई देखो एंटीसेंडेंट रिवर्स जैसे इंडस एंड सतलज रिवर्स ड्यू टू द हिमालयन अपलिफ्ट, भाई है ना, तो ये इस तरीके की रिवर है फिजियोग्राफी ड्रेनेज के अंदर। फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट अगर देखोगे इनका रिलेशन, तो हिमालयास ब्लॉक कोल्ड विंड्स जिसके कारण मॉनसून जो है इंटेंसिटी होती है। देखो जब मैंने आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी करा रहा था उस टाइम पे मैंने वैसे ही आप लोगों की बात निकाल दी थी, बोलते टाइम पे मैंने बोला था कि हिमालयास जो है वो आप लोगों का ब्लॉक कर लेते हैं विंड्स को, जो कोल्ड विंड जो उधर से आ रही है अपनी नॉर्थ पोल से जो कोल्ड विंड्स आ रही है ना उसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। इसी के कारण आप लोगों की ये जो प्लेट है ना, अपनी इंडियन प्लेट जो है ना वो हॉट रह पा रही है। अगर ये हॉट नहीं रहेगी तो क्या होगा, मानसून नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो मानसून इंटेंसिटी बढ़ाने में भी मदद ये चीज कर रही है। तो ये तो पूरा फिजियोग्राफी और क्लाइमेट का लिंकेज हो गया ना, आगे बात समझ में। ऐसे ही आप लोगों का फिजियोग्राफी और ड्रेनेज की जब मैं बात कर रहा हूं तो हिमालयन अपलिफ्ट होने के कारण ही तो आप लोगों का ये एंटीसेंडेंट रिवर्स जो बन रही है। अब देखो रिवर टाइप का होता है सब बताऊंगा आप लोगों को, कौन सी एंटीसेंडेंट रिवर होती है, कौन सी नॉर्मल रिवर होती है, आई बात समझ में। नाउ फिजियोग्राफी एंड रिसोर्सेस, ठीक है। फिजियोग्राफी और रिसोर्सेज का क्या रिलेशन है भाई, प्लेटूज से अपन लोगों को मिनरल्स मिलते हैं, प्लेन्स पे अपन लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं इकोनॉमिक में, है ना। तो ये चीज भी हो गई आप लोगों की। एग्जाम्पल के तौर पर छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो मिनरल हब है, गंगा प्लेन जो है वो फूड बाउल है, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो ये चीज आप लोग यूज करके आ सकते हो एग्जाम के अंदर। डायमेंशन वाइज अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, है ना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं डायमेंशन वाइज। तो स्ट्रक्चरल, आई एम सॉरी ये क्या है, हाँ ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, लैंडफॉर्म टाइप्स, है ना। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी लैंडफॉर्म टाइप्स, तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो राउंडेड हिल्स होते हैं यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर, लेकिन हिमालयास के अंदर शार्प पीक्स देखने को मिलते हैं, है ना। क्यों भाई पेनिनसुलर प्लेटूज में क्यों राउंडेड हिल्स है भाई, ये आप लोगों की तो लास्ट में बचे हुए चीज है ना, डेरिवेशन हो गया आप लोगों का, है ना। अगली चीज टेक्टोनिक्स में जो है आप लोगों को हजार्ड्स देखने को मिलेंगे। तो हिमालयन बेल्ट जो है वो अर्थक्वेक्स लेके आते हैं, प्लेटूज जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी लेके आते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर जो है वो ड्रेनेज, स्ट्रक्चर जो है वो ड्रेनेज है लेकर आ रहा है। तो एंटीसेंडेंट रिवर ड्यू टू अपलिफ्ट, एंटीसेंडेंट रिवर ड्यू टू अपलिफ्ट। स्ट्रक्चर जो है वो रिसोर्सेस, स्ट्रक्चर जो है वो रिसोर्सेस भी तो लेकर आ रहा है, प्लेटू जो है मिनरल्स लेकर आ रहा है, प्लेन जो है वो एग्रीकल्चर आप लोगों को हेल्प कर रहा है। अपन वहां पे भी तो आप लोग खेती का करोगे, प्लेन एरिया में करोगे, बस वही एग्जाम्पल्स। तो ये मैंने आप लोगों को 4 उसके एग्जाम्पल्स भी लिख दिए, ठीक है। नाउ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, भाई क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडियन ज्योग्राफी है, पेपर नंबर 2 है, इसके अंदर तो करंट अफेयर लिंकेज करना ही पड़ेगा ना अपन लोगों को। तो कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है इसका, अगर मैं बात करूंगा कि भाई ऑन गोइंग न्यू टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, ऑन गोइंग न्यू टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या होते हैं ये भाई आज के टाइम पे अर्थक्वेक आना अलग तरीके से, अभी रिसेंटली ही अगर चेंजेस कुछ आ रहा है, अपलिफ्टमेंट आ रहा है ना, तो वो जो मूवमेंट अपन लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ऑनगोइंग न्यू टेक्टोनिक मूवमेंट रिफर टू recent crustal adjustment caused by active tectonic forces. They shape landscape through earthquake, faulting and uplift, reflecting present day geodynamic activity, है ना, increasing earthquake, landslide, river course shift, है ना। तो क्या इसके कारण क्या हो रहा है, आप लोगों के अर्थक्वेक्स बढ़ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं, रिवर कोर्स शिफ्ट हो रहा है आज के टाइम पे। तो कितने न्यूज में बने रहते हैं अपन लोग, देखा होगा अपन लोगों ने कि भाई हिमाचल प्रदेश से कितनी न्यूज आ रही है अपन लोगों को, है ना। तो सब की सब जो है अभी न्यूज में बनी हुई है। साथ में एग्जांपल अगर देखोगे तो 2015 का नेपाल अर्थक्वेक, सब्सिडेंस ऑफ जोशीमठ अभी के टाइम पे जो हुआ था लेटेस्ट, है ना, जोशीमठ सबसाइड कर गया था पूरा का पूरा। रिसेंट इवेंट सच एज, ये की लाइन्स है जो इस तरीके से अगर याद नहीं रहे ना तो कम से कम ऐसे तो रहे कि भाई बना हुआ है, कोई न्यूज याद नहीं आ रही है
तो ये 2 लाइन लिख देना, कोई भी कहीं भी स्प्रिंकल कर देना आप इसको। रिसेंट इवेंट्स सच एज लैंड सब्सिडेंस इन लेसर हिमालयाज हाईलाइट ऑनगोइंग टेक्टोनिक एडजस्टमेंट, है ना। नॉर्मली आपको ये भी मत दिमाग लगाना कि भाई न्यूज में है कि नहीं है, ये लिख देना भाई, कहीं ना कहीं तो हो गई। फ्रिक्वेंट सीज्मिसिटी इन हिमालयन रीजन रिफ्लेक्ट कंटिन्यूइंग प्लेट कन्वर्जेंस, है ना। प्लेट कन्वर्जेंस हो रहा है, आपको भी पता है आप लोगों को। डाइवर्जेंस क्या होता है, दूर होना, कन्वर्जेंस मतलब एक दूसरे से चिपकना, है ना। आई एम सॉरी। अब देखो 1 लाइन वैल्यू एडिशंस में मैंने कर दिए हैं भाई, स्प्रिंगल कर देना कहीं भी जाके, 3 बहुत है। इंडियाज फिजियोग्राफी इज पैलिम्पसेट ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस, क्या है ये, पैलिम्पसेट है जियोलॉजिकल प्रोसेस का। रिलीफ इज प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम, क्या है भाई, रिलीफ जो है वो प्रोडक्ट है स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम का। प्रेजेंट लैंडफॉर्म आर ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन ऑफ लॉन्ग टर्म टेक्टोनिक्स, भाई जो आज का जो लैंडफॉर्म है ना वो ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन है लॉन्ग टर्म टेक्टोनिक्स का। आई बात समझ में, तो ये चीज आप लोग यूज करके आ सकते हो। इस पूरे को जो मेरा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो था वह पूरे उसको मैं आज कंक्लूड करता हूँ उसको, ठीक है। इसके अंदर तो इसमें मैं 2 टाइप के कंक्लूजन है, अगर क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड तो आप लोग कंक्लूजन कर सकते हो। दस, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज नॉट द स्टैटिक फीचर बट डायनामिक आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल एवोल्यूशन। जब फ्यूचर के लिए इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है स्टैटिक फीचर नहीं, केवल और केवल स्टैटिक फीचर नहीं है, एक डायनामिक आउटकम है जियोलॉजिकल एवोल्यूशन का, एक्सप्लेन। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने बताया ना वही चीज है। तो टेक्टोनिक प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस, तो क्या है ये आप लोगों का डायनामिक आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल एवोल्यूशन, टेक्टोनिक प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस जियोमॉर्फिक मॉडिफिकेशन। हाउएवर present physiography is not static and continues to evolve due to neo-tectonic movement and active geomorphic process। आई बात समझ में, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपन लोगों का अपन करेंगे हिमालयन सिस्टम, ठीक है। अपन इसमें स्टार्ट करेंगे, हो सकता है 2 वीडियोस में भी लग जाए, है ना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग इग्नोर मत करना। और साथ में याद रखना कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, जितना जरूरी है एग्जाम में उतना करेंगे। अभी भी जो मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट क्लास जो है मेरी, वो भी कोई ओवरलोड इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आप लोग आगे चल के कहीं भी यूज कर सकते हो, आप लोगों का बेस उसी से बना हुआ है ना। तो 1% भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है आप लोगों की स्टडी में, आप लोगों के नोट्स बनाने में, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ये पूरी की पूरी सीरीज और पूरा का पूरा मॉड्यूल फ्री में अवेलेबल होगा यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।